नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का ये सेशन एक बहुत खास सेशन है उन बच्चों के लिए जो एक सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का। आज के इस सेशन को देखने के बाद मैं पहले ये बता देता हूं आज का सेशन देखने का फायदा क्या है आपको। ये सेशन देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि कोई 5 साल में सिलेक्शन नहीं ले पाता और कोई 6 महीने में भी सिलेक्शन ले लेता है। क्या उसके लिए जरूरत है और क्या गलती वो बच्चे लगातार करते हैं जो 6-6 साल 5-5 साल लगा देते हैं। 6 महीने की तैयारी में देखिए आपके सामने लिखा है कैसे निकाला मैंने 6 महीने में पहले ही अटेम्प्ट में इंस्पेक्टर पोस्ट, वो भी दिल्ली में। सीएसएस जिसका बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि सीजीएल से मेरी जॉब लग जाए और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, सीएसएस मेरे को मिल जाए, लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए। तो आज मैं आपके सामने बिगिनर्स जो शुरुआत करते हैं तैयारी की, उनके लिए ये सेशन लेकर आया हूं। और ऐसा नहीं है इन सेशन से उनको फायदा नहीं होगा, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत फायदा होगा। और ऐसा नहीं है ये कोई स्ट्रेटजी वैसी नहीं है कि आप ये इतने घंटे पढ़ लो, ये इतने घंटे पढ़ लो, ये टाइम टेबल बना लो और इस टाइम टेबल को फॉलो करो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये वो नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर ये वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी है, इसमें ये पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ना, इतना रूटीन बनाना, पेपर निकल जाएगा। ऐसी चीज नहीं लेकर आया हूं मैं। देखिए जैसे आप में से कई लोग तैयारी की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने भी तैयारी की शुरुआत करी आज से लगभग 10 साल पहले। आपको सारी चीज समझनी बहुत जरूरी है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई केवल पढ़ने से सिलेक्शन है क्या, या फिर कोई सर एक टाइम टेबल सा दे दें, सर ने तो पहले अटेम्प्ट में निकाली है 6 महीने में और ऐसी 5 बार निकाली है, तो सर जो टाइम टेबल देंगे हम वो फॉलो करने लग जाते हैं और हम भी इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये सब हवाबाजी है। मैं यहां पर स्ट्रेटजी लेकर आ जाऊं, वो हवाबाजी है कि आप इतने घंटे पढ़ लो, उतने घंटे पढ़ लो। वो 1 दिन 2 दिन फॉलो होती है किसी की बात, तीसरे दिन वो बात फॉलो होती भी नहीं है, ना बात ध्यान रहती। 1 हफ्ते में तो बंदा भूल ही जाता है कौन सा सेशन आपने देगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंने यहां ये लिखा है, कोई भी निकाल सकता है। वाकई में 6 महीने में ना कोई भी निकाल सकता है। पर वो कोई भी किस कैटेगरी के लोग होते हैं? क्या हर कोई निकाल सकता है? मैंने इतनी लिखा कि हर कोई निकाल सकता है, हर कोई नहीं निकाल सकता। उसके लिए बहुत सारा बलिदान है, बहुत सारे दिमाग का माइंड मेकअप है कि दिमाग इस तरीके से काम करता होना जरूरी है, ना केवल पढ़ाई। ठीक है। तो आज के इस सेशन में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे मैंने 6 महीने में ऐसी क्या तैयारी कर डाली कि भाई मैंने पहले अटेम्प्ट में जॉब भी ले डाली इंस्पेक्टर वाली, और एक बार नहीं 5 बार मैंने सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद कितने हजारों बच्चों को सिलेक्शन भी दिलवा दिया और आज मेरी अपनी कंपनी है यहाँ। ठीक है, एजुकेशनल कंपनी। तो ऐसा मैंने क्या किया होगा, ये जानना सबसे बेहतरीन चीज है। यानी इससे आपको ये पता लगेगा कि यार हमें क्या ऐसा करना है कि हम भी 6 महीने में चीज कर सकें। कई लोग बोलते हैं यार हवाबाजी है, 6 महीने में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी मानता हूं, सही बताऊं तो। ठीक है कि 6 महीने में आज के दौर में जहां इतना भटकाव है, वहां किसी बच्चे के लिए 6 महीने में करना वाकई में बड़ी बात है। पर असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आप बोलें कि असंभव है, असंभव बिल्कुल नहीं है। जब हमने किया है तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी मुझे एसएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। मेरे को जब बताया गया कि भाई आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाल दो, मेरे किसी दोस्त ने कहा डाल दे भाई, तेरा गणित वगैरह ठीक है, तू रीजनिंग भी ठीक कर लेता है, भर दे फॉर्म।
तो मेरे को एसएससी की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी। आज तो जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन्हें सब पता होता है कि इंस्पेक्टर बनेंगे, यहाँ लगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, आज बहुत कुछ पता होता है। तो जब हमारे जैसा बच्चा जिसको ये तक नहीं पता कि भाई मेरे जैसा बच्चा जो फिजिक्स बैकग्राउंड का, फिजिक्स पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ाता था, एमएससी फिजिक्स मैंने कर रखी है, पीएचडी ड्रॉप आउट हो, ठीक है, तो जब मेरे जैसा बच्चा जिसको एसएससी नाम की चिड़िया की खबर तक नहीं थी, वो पहले अटेम्प्ट में 6 महीने में अगर नौकरी निकाल सकता है तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी। मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। और आप ये समझिए कि मैंने किया क्या, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या अलग किया जो और बच्चे नहीं कर पाते हैं, जहां पर वो लैग करते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी चीजें बतानी है। कोई वैसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि टाइम टेबल में आपको बता रहा हूं, नहीं, हजारों टाइम टेबल हैं यूट्यूब पर। मैं आपका सिर्फ ब्रेन जो है वो सेटल कर रहा हूं बेसिकली, और आप समझ जाएंगे अगर आप समझदार होंगे कि भाई मैं नया नया हूं तैयारी करने वाला। अगर कोई मेरे से बोलता है कि 6 महीने में तो उससे नहीं होगा, तो ये हो सकता है कि 6 महीने में उससे नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने में आपसे नहीं होगा। किसी के बोलने पे नहीं जाना, वो उसकी लिमिटेशन है, इसलिए वो आपसे बोल रहा है कि भाई 6 महीने में कहां निकलेगा, यहां तो 6 साल से लगे पड़े हैं, तेरा 6 महीने में निकल जाएगा क्या? मैं ऐसे ऐसे बच्चे आपको गिना सकता हूं जो हमसे ही पढ़े हुए हैं, 6-6 महीने में नौकरी निकाल ली। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कोचिंग करना जरूरी है, बिना कोचिंग के नहीं निकल सकता, ये भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग के बिना कुछ नहीं होगा, कई बच्चे सोचते हैं लाइब्रेरी जाए बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारी तैयारी बढ़िया नहीं होगी। आप में से बहुत बच्चे जो अपने करियर की शुरुआत करते हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो आज हम इन सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं इन चीजों के बारे में ही बताने वाला हूं कि भाई जो दिन दुनिया चल रही है ना, उसमें जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको अपना थॉट प्रोसेस मत बनाइए। देखिए मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, मानते हैं ना, ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो ज्यादातर बच्चे हैं वो आपसे यही कहेंगे कि यार नहीं होता है, यार कहाँ सिलेक्शन होता है, यहाँ 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बोलना आसान है, ये बोल रहे हैं सामने खड़े होके 6 महीने में। 6 महीने में तो बच्चे को यही नहीं पता लगता कौन सी किताब अच्छी है, कौन सा टीचर अच्छा है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात ये भी ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने स्टार्टिंग फेस में वो गलतियां करी, उन्हें नहीं पता लग पाया 6 महीने 1 साल की कौन सा टीचर ठीक है, कौन सी किताबें ठीक हैं। तो उन लोगों को 1-1.5 साल लग गया तो उन्हें भी ये लगता है कि ऐसा ही होता होगा। अब जैसे मुझे ये लगता है कि मैंने 6 महीने में सिलेक्शन निकाला है तो 6 महीने में निकल जाता है, मेरे को उस चीज पर अटूट विश्वास है, ठीक है। पर वो 6 महीने वाली पढ़ाई कौन सी होती है, आइए जान लेते हैं। सारी चीज मैंने आपके लिए ना लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को भी सिलेक्शन लेना है वो अगर एक एक बात समझ जाता है तो देखिए मजा आ जाएगा उसका आज के सेशन के बाद। ऐसा नहीं सेशन ही सेशन देखते रहना है, मोटिवेशन कुछ नहीं लिखा, यहाँ प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं मैंने सारी जो हो सकती हैं। कुछ ये नहीं है कि टाइम टेबल बेटा आप ये फॉलो कर लो इससे आपकी जॉब लग जाएगी, जैसे मैंने फॉलो किया था। मैंने खुद कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो किया, मैं आपको क्या टाइम टेबल फॉलो कराऊंगा, ठीक है। टाइम टेबल से खाली अगर जॉब मिल जाती तो बात ही क्या थी। टाइम टेबल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। हर साल नया सेशन आता था स्कूल के टाइम पे, हम यही सोचते थे कि इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल बना लेते थे। 15 दिन 1 महीने बाद वो रद्दी हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जिसके अंदर ये बोला जाता है 1 घंटा ये पढ़ना है, 4 घंटा ये, 5 घंटा ये, इसे वैसे इसे ये, तो वो सारी फेल हो जाती हैं। बहुत से लोग बहुत सारी वीडियो देख के बैठे, एब्जॉर्व करके बैठे, कर कुछ नहीं रहे, पता है सब, ठीक है। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, उसी पे भी आऊंगा कि आप में से बहुत लोग सोचते हैं यार टॉपर्स की स्ट्रेटेजी ले लो, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं यहां पर, मैं अपना माइंड मेकअप बता रहा हूं कि केवल इस माइंड सेट ने मेरे को सिलेक्शन दिला दिया। आपको भी इस चीज का ध्यान रखना। आइए देखते हैं साल भर साल क्यों लगते हैं। आपने देखा है कई बच्चों को साल भर साल लगे जा रहे हैं, क्यों?
कभी सोचा है? जब मैं पढ़ाई करता था मैंने हमेशा ये सोचा सबसे पहले कि यार तू इस फील्ड में आ रहा है नया नया, तू है अपनी साइंस बैकग्राउंड फिजिक्स बैकग्राउंड से, यहाँ जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो 4-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, 5-5 साल से एग्जाम दे रहे हैं। मेरे साथ भी यही कंडीशन थी। तो सबसे पहले तो यार इन्हीं का ही होगा ना। मेरा दिमाग भी यही कहता था कि भाई तू तो नया नया बंदा आया है, इतने में तू चीज सीखेगा, इतने में ये जो लोग बैठे हैं ये आगे बढ़ जाएंगे। मैं डेमो लेने भी गया स्टार्टिंग में। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कोचिंग के लिए डेमो लेने जाते हैं। संस्थान का नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे किसी को बेइज्जत करना ठीक नहीं है। मैं गया डेमो लेने। डेमो में जो पढ़ाते हैं वो चीज पढ़ा देते हैं जो अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतनी आसान चीज पढ़ाएंगे आपको लगेगा हाँ यार मजा आ रहा है, ठीक है। आसान चीज पढ़ाते हैं एकदम, जो समझ में भी अच्छे से आए और आपको लगे हाँ यार हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप तो बिगनर्स हैं, आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है। मैं टीचिंग कर रहा था इतने टाइम से, तो मुझे पता था कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, इससे बातें करते रहे। इन्होंने बातें बहुत अच्छी करी, चीजें 2-4 समझाई, और जो नया बच्चा होगा उसे लगेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। मेरे साथ ये तजुर्बा काम आया कि मैं पढ़ाता था तो वो तजुर्बा मेरे साथ था। और मैं देखता हूँ जैसे कि मैं क्लास में बैठा हूँ, एक बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जैसे कोई अध्यापक क्वेश्चन रखे, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जाए जुक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जाए जुक, तो ये जो आंसर जाते थे ये लगातार डिमोटिवेट सा करते थे मेरे को, ठीक है। कितने दिन करी मैंने? 1-2 दिन कोचिंग अटेंड करी, डेमो जो होता था, फिर मैं वापस आ गया, ठीक है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी, खुद पे भरोसा किया, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैं समझ गया था कि कोचिंग में हो क्या रहा है। ये एक वजह भी रही मेरी इस फील्ड में आने की, कोचिंग इंडस्ट्री में, कि जॉब छोड़ के मैं कोचिंग इंडस्ट्री में, मैंने लूप होल देखा कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, एक बिजनेस ही हो रहा है केवल। और जो बैठे हुए बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो इन्हीं के ही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को ये लगता है कि यार मैं भी एक दिन वैसा बन जाऊंगा, ठीक है। तो हमने अपनी खुद प्लानिंग करी और हमने इस चीज को जाना कि भाई जरूरत किस चीज की है। किसी भी बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहली बात, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे को सिलेक्शन जो लेना है, जो मेरा टारगेट है यार, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे किसी जॉब की एलिजिबिलिटी होती है ना, कि भाई ये जॉब चाहिए तो इसमें ये एलिजिबिलिटी चाहिए, और जब आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होंगी तब जाके आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए ये कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, आप अपने अंदर ये पॉइंट ढूंढिएगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमने जब तैयारी शुरू करी थी ना, हमने तब अपने आप से पूछे थे, और तब हमने ये जान भी लिया था, क्योंकि 1-2 डेमो देख के हमें पता लग गया था कि यहाँ तो भाई बिजनेस चल रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस, और लिमिटेड वो क्लास कराएंगे आपको, फिक्स है सब बंदे की, ठीक है, वो लिमिटेड क्लास कराएंगे, कंटेंट आपको दे देंगे जो आपको अच्छा लगेगा, पेपर से उसका कोई मतलब नहीं है, पर वो आपको सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको टीचर भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा हाँ यार उन सर ने बहुत मोटिवेट किया और बहुत ऐसा लगा कि यार इंस्पेक्टर बना ही देंगे, बना ही दिया लगभग बातों से, ठीक है। तो ये एक लूप होल था जो हमने 2-3 चीज क्लासेस में महसूस कर लिया था, क्योंकि हम बैकग्राउंड ही टीचिंग के थे तो हम वो चीज सेंस कर सकते थे। हमारे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये था। फिर हमने ये जाना कि भाई सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है नॉलेज का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका परफॉर्मिंग एबिलिटी, तीसरा पॉइंट आता है एप्लीकेटिव माइंड, चौथा पॉइंट आता है हार्ड वर्क, पांचवा पॉइंट आता है यूनिकनेस, छठा पॉइंट आता है प्लानिंग, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या 95% बच्चे, 95 कह रहा हूं, जो इसको सिलेक्शन मानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको सिलेक्शन मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें चीज आ गई तो हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। केवल आने को सिलेक्शन मानते हैं कि यार अगर मेरे को चीज आ गई ना, कि ये मैथ में क्या चल रहा है, रीजनिंग में जो चल रहा है, इंग्लिश में जो चल रहा है और जीएस में जो चल रहा है, तो मेरा सिलेक्शन है।
टीचर्स भी मैक्सिमम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि बेटा आपको नॉलेज की जरूरत है, आप ये सब सीख जाओ, बाकी अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे होगा? कभी किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा, क्योंकि बच्चा नया है, उसे तो खुद नहीं पता। तो ये एक टीचर की ड्यूटी बनती है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, कि बेटा केवल नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। आप देखें जगह जगह बच्चे कहते हैं कि सर यूट्यूब पे वीडियो डालो, चैप्टर वाइज पढ़ाओ। उन्हें नॉलेज की भूख है, केवल केवल ये चाहिए। इससे आप टीचर तो बन सकते हैं पर इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। नॉलेज से आप टीचर बन सकते हैं पर इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। जो टीचर है वो इंस्पेक्टर बन जाए ये गारंटी नहीं है। हर टीचर पेपर क्रैक नहीं कर सकता, पर जिसने पेपर क्रैक किया वो काफी हद तक पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी है, तजुर्बा भी है कि परफॉर्म कैसे करना है। तो केवल नॉलेज ही ऐसी चीज नहीं है जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अपने दिमाग से निकाल दो। कई बच्चे कहते हैं सर नॉलेज के अलावा हम हार्ड वर्क भी कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट है 1 और 4, ठीक है। कई बच्चों ने बोला कि भाई हम नॉलेज के साथ साथ सर मेहनत भी तो करते हैं। क्लास में भी सर ने यही बोला है कि भाई कंटेंट हम करा रहे हैं, तुम मेहनत करो, जॉब ना निकले तो बात है। वो बातें इतनी बड़ी हो गई टीचर की कि आपको ये लगा हाँ यार बात बिल्कुल सही कही है, नॉलेज और हार्ड वर्क अगर मिल जाएगा तो बचेगा क्या? क्यों नहीं बचेगा? बहुत कुछ बचेगा भाई। सिलेक्शन 5 बार लिया है मैंने, मान लेते हैं एक बार भी गलती से नहीं होता। पहली बात तो मान लेते हैं एक बार गलती से हुआ, बाकी 4 बार गलती से नहीं हुआ होगा। और एक बार ऑनलाइन में भी लिया है, 4 बार ऑफलाइन में लिया है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन में लेना मुश्किल है, ऑफलाइन में आसान है। सब चीजों में लिया है, क्योंकि जिसके पास प्लानिंग है, जिसके पास नॉलेज है सिलेक्शन की, नॉलेज कंटेंट की नहीं, नॉलेज सिलेक्शन की, ये होनी जरूरी है। आप लेते हैं केवल कंटेंट की नॉलेज। कंटेंट की नॉलेज आपको ज्ञानी बनाती है, आपको ये बताती है कि हाँ ये ज्ञान है जो आपको पढ़ना है, आपको वो आ जाता है, आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं। पर आगे की चीज परफॉर्मिंग एबिलिटी, सालों साल क्यों लग रहे हैं? नॉलेज लेके इकट्ठे करके बैठने वालों की संख्या 90% के पार है। एक कोचिंग, दूसरी कोचिंग, तीसरी कोचिंग, कोचिंग ही कोचिंग हो रही है। कोचिंग ले ली जहां मर्जी से, 10 जगह से ले ली, हमसे भी लेते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। पर आप ये देखिए क्या कोई इस पे काम कर रहा है? आपके अंदर नॉलेज की तो पहली बात तो कमी है ही नहीं ना। आपने 4 साल लगा दिए, 4 साल में आपने बहुत नॉलेज ली होगी, अब कमी किस चीज की रह गई? तो आप अगर नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई जो कमी रह गई है ना वो परफॉर्मिंग एबिलिटी की कमी रह गई है। यानी परफॉर्मेंस फोबिया है आपके पास, डर है परफॉर्मेंस का कि आप मेन स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने केवल नॉलेज ही तो इकट्ठी करी थी घर पे पढ़ाई करते वक्त। आपने परफॉर्मेंस पे काम भी कब किया था? आपने कभी खुद पे काम किया था कि मैं जल्दी कैसे करूंगा पेपर के अंदर? या आपने केवल ये काम किया था कि मेरे को एक क्वेश्चन आ जाए, एक बुक ले ली मैंने किरण की या कोई प्रीवियस ईयर की, 15,000 क्वेश्चन बना के बैठा हूं और आप गर्व से कहते हैं 3 बार बनाइए ये किताब, कोई कहता है 4 बार बनाइए ये किताब। आपको तो केवल क्वेश्चन आते हैं, आपके पास केवल नॉलेज है। क्या आपने कभी ये देखा है कि आप उस चीज को परफॉर्म कितना अच्छा कर पा रहे हैं? मेरे को चीज आना और मेरे परफॉर्म करने में बहुत फर्क है। क्रिकेट बहुत लोगों को खेलना अच्छा आता है, मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, पर मैं आज की डेट में परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे को रूल सारे पता हैं। तो परफॉर्म जो स्टेज पे करेगा फाइनली सिलेक्शन उसका होगा। तो इस बात का अंतर बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि भाई परफॉर्मिंग एबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। नॉलेज के अलावा आपको इस चीज की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब तक ये नहीं है आपको सिलेक्शन मिलने ही नहीं वाला। आप 1 साल क्या 10 साल लगा लेना, 10 टीचर चेंज कर लेना, 10 कोचिंग चेंज कर लेना, कुछ भी कर लेना, नहीं मिलेगा। तो शुरुआत से ही इस चीज पे काम करिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, ठीक है। मैंने शुरू से जब पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, जब से लेकर आज तक, यानी जब सिलेक्शन पहली बार लिया था, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार
ये भीड़ इकट्ठी हो रही है इतने लोगों की, इतने लाख लोगों में इतने को जॉब मिल रही है, तो ये केवल इतनों को ही जॉब मिलनी है। तो ऐसी क्या खूबी होगी इन लोगों में जिनको, ये इतने लोग हैं जिनको जॉब मिल रही है, कुछ तो अलग बात होगी। तो वो अलग बात मेरे को समझ आई, परफॉर्मिंग एबिलिटी। ज्ञान बहुतों को है, बहुत लोग ज्ञान पेलते हैं, आप यूट्यूब पर ही देखिए, इतने चैनल आपको मिल जाएंगे, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, अनेक, कोई भी उठा के पढ़ाना शुरू कर देता है। ज्ञान है ना, ज्ञान को पढ़ा लो, पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, पढ़ाना कितना आसान है। पर मेन बात है किसी से परफॉर्म कराना। मैंने आपको परोस दिया, क्या आप भी कर पाए? क्या मैंने आपको वो ज्ञान दिया जिससे आपकी परफॉर्मिंग एबिलिटी बढ़े, या मैंने केवल ज्ञान दिया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पॉइंट जो है मेरे सामने वो है ये एप्लीकेटिव माइंड। अब होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर ली, परफॉर्मिंग एबिलिटी आ गई, सिलेक्शन डिमांड क्या कर रहा है ये समझिए तो सही पहले। ये थोड़ी है कि जॉब चाहिए, कोचिंग ज्वाइन करी, किताबें खरीद ली, वो जो पैसों से काम हो सकता था ना वो कर लिया, क्योंकि पैसा खर्च करना सबसे आसान काम है यार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग वोचिंग ये सब मिला के कितना पैसा खर्च हो जाएगा? 10,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो 10,000 रुपए निकालो और कोई सोचे ऐसे रख दो, सब कुछ खरीद लिया, स्टडी मटेरियल खरीद लिया, सबके कोर्स आ गए और बाकी मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूं, सबको पीडीएफ सबकी इकट्ठी करता रहता हूं और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कौन नहीं कर सकता? हर वो चीज जो पैसे से हो जाती है उसमें कुछ खास नहीं होता, ध्यान रखिए। खास वही चीज होती है जो बिना पैसे के हो पाए। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? 10,000 रुपए खर्च करके आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, बिल्कुल गलत है। 10,000 छोड़िए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं कि पैसे से कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। पैसा जरूरी है कोचिंग के लिए, पैसे जरूरी है किताब के लिए, पर मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले पूछे कोचिंग कहां से करनी है, कोचिंग के पीछे, फिर किताबों के पीछे। पहले वो अपना माइंड मेकअप ये नहीं करते कि भाई जो सिलेक्शन है इसमें केवल ये नहीं है कि नॉलेज मैंने इकट्ठी कर ली और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज लिखी है एप्लीकेटिव माइंड। एप्लीकेटिव माइंड से मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? एप्लीकेटिव माइंड ये होता है कि जो भी ज्ञान मेरे पास है, क्या मैं उसे प्रैक्टिकल तरीके से डेली लाइफ में लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा, या फिर मैं किताबी कीड़ा हूं कि जो किताब में क्वेश्चन है वो तो मेरे को सब आते हैं, पर रास्ते में किसी ने पूछ लिया ना कि भाई 20% के बाद 15% डिस्काउंट है, तो आप बताओ ये मेरे को कितने की पड़ेगी, तो मैं अचंभे में आ गया, अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया इसने। अगर ये हालत है तो मतलब एप्लीकेटिव माइंड नहीं है। किसी ने प्रैक्टिकली कुछ पूछ लिया कि भाई बताओ ये इतनी हाइट है, ये इतनी है, तो बताओ ये कितना आएगा, या एक इसमें इतने, एक कमरे में इतने लोग बैठे हैं, इतने बाय इतने में कितने लोग बैठ जाएंगे, या मैंने बैंक में पैसे डाले इतने, अगले साल इतने हुए, फिर उससे अगले साल कितने हो जाएंगे। तो ये है प्रैक्टिकल स्टडी। एप्लीकेटिव माइंड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी का एप्लीकेटिव माइंड नहीं है तो वो पेपर के अंदर जो भी बदलाव आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसा आप घर पे पढ़ते हैं वही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति यहां गया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका माइंड एप्लीकेटिव नहीं है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो मामला नहीं बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इन पे मैं अभी आगे डिटेल में बात करने वाला हूं कैसे इंप्रूव होंगी हमारी चीजें। उसके बाद आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है। कोई मलाई नहीं है कि ऊपर से उठा रही और खा ली, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आती है यूनिकनेस। चलिए भाई आपने ये सब कर लिया, आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप ही का सिलेक्शन हो? क्या आपने दूसरे से कुछ अलग किया? क्या आप दूसरे से कुछ अलग हैं? ये यूनिकनेस होती है कि आपको ये पता हो कि आप ही का सिलेक्शन क्यों हो। ठीक है, आप ही का सिलेक्शन क्यों हो ये पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करनी शुरू कर दी, कोचिंग ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। भाई
35 लाख 40 लाख लोगों में आप ही का क्यों होगा? 20,000 वैकेंसी आ रही है सीजीएल में, ये सोच के इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया हवाबाजी में। 20,000 है, क्या पता हमारी इस बार हो जाए, हर बार तो नहीं आती इतनी। और जगह जगह देख भी रहे सोशल मीडिया पे और बूस्ट हो गया, 20,000 वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी। 20,000 निकले या 2 लाख निकले, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। ये सच है, ये कोई नहीं बोलेगा आपसे, नहीं मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्लानिंग। प्लानिंग से तो बच्चों को दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। प्लानिंग का मतलब तो उन्हें जब समझ आता है जब उनके 2-3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तब लगता है यार चलो बोला है किसी ने तो इन्होंने प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग क्या होती है उन्हें मतलब ही नहीं है, ना किसी टीचर ने बोला। मैं आपको इस सारे मुद्दों पे बात करने वाला हूं। ठीक है, मैंने और मुद्दे लिखे हैं जो आपको लगातार रोकते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन का फॉर्मूला बताया है। ये सिलेक्शन आपका होगा ही तब जब आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी। किसी भी नए बच्चे को अगर शुरुआत करनी है तो ये जानिए, ये जान के तैयारी करिए कि मेरे अंदर ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बात कितने लोगों को समझ आई है, जल्दी से बताइए, दिमाग में उतरी है कुछ ये बात? ये जो बात मैंने यहां लिखी है, 6 पॉइंट लिखे हैं, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये ना सालों साल का निचोड़ है जो आपके सामने लिखा है। किसी भी नए बच्चे की जिंदगी बन सकती है आज की क्लास से, किसी पुराने बच्चे की भी जिंदगी बन सकती है, परंतु उसको ये बात दिल पे लगानी होगी जो बात सामने लिखी है सारी। मैं यहां पर कोई स्ट्रेटेजी ये टाइम टेबल का खेल खेलने नहीं आया हूं। वो बच्चों वाले खेल हैं, बहुत चलते हैं यूट्यूब पर। मैं लगा दूंगा कि टाइम टेबल ये फॉलो करो ये बन जाओगे, इतने सारे व्यूज आ जाएंगे, पर उससे कुछ फायदा होगा? मेरा होगा, व्यूज आ जाएंगे। आपका होगा? आपने आज वीडियो देखी, 7 दिन बाद पता भी नहीं होगा वीडियो भी देखी थी। अपने दिल से पूछिएगा ये बात। तो मैं प्रैक्टिकल ट्रुथ बोलता हूं हमेशा, जो प्रैक्टिकली सच है। सिलेक्शन के लिए जरूरत है किसकी? अब आते हैं और डेप्थ में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग। हम में से बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू करी मुझे एक बात पता थी कि भाई मोहित, तेरे को अगर सिलेक्शन लेना है तो तुझे क्या करना है? तुझे इतने लाख लोगों को बीट करना है, और इतने लाख लोगों में क्या है? अधिकतम भीड़ है। भीड़। कभी ये मत सोचना 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, 35 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो भीड़ है। जो क्रीम बच्चे हैं उसमें से बहुत कम है, 10%, 15%, केवल इतने। बाकी बच्चों की भीड़ है, और असली कंपटीशन उस 10% के साथ है। 35 लाख लोग भरते हैं तो 3.5 लाख का कंपटीशन है, ये फैक्ट है। 35 लाख के साथ कंपटीशन नहीं है। फॉर्म का क्या है? फॉर्म मैंने अपने दोस्त से बोला, यार तूने ग्रेजुएशन करी है, तू भर दे, तू भर दे, तू भर दे। इसका प्रेशर मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। फिर जो 10% वाले हैं उनमें से कई सारे ऐसे जो प्रीवियस ईयर से लगे हुए, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि पहले 4 साल से तैयारी करने वाले का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने कई कई यंग बच्चे 22-22 साल के आए, ऑल इंडिया रैंक लेके गए हैं टॉप 20 में। टॉप 20 में बता रहा हूं, विद इन 6 मंथ। 22 साल के बच्चे आए, रैंक ली, जॉब ले ली अपनी, कर रहे हैं मजे से जॉब। तो हमने खुद भी किया, हमारे साथ साथ बहुत बच्चों ने भी किया। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि 4 साल वाले या 6 साल वालों का पहले होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 10% से कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन बहुत सारी चीजों का है। आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं? केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। एक किसी ने बोला रेशो की क्लास है, आओ चलो रेशो पढ़ लेते हैं, रेशो आएगा पेपर के अंदर। किसी ने बोला इसकी क्लास है, वो ये पढ़ लेता है। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या दिक्कत रहती है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसकी गहराई में नहीं जाते, क्योंकि हमें जल्दबाजी रहती है। एक हमें लगता है यार मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, इसके भाई का हो गया, उसका हो गया,
मेरा कब होगा, हमारे अंदर जल्दबाजी रहती है। तो वो एक बार की इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये सारी। मैंने केवल एक बार करी है इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए और रिजल्ट आपके सामने है। तो हम कॉन्सेप्ट की गहराई में नहीं जा पाते, हम चीजों को ना प्रैक्टिकल, मैंने बोला था ना, कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की क्षमता, ये होनी बहुत जरूरी है। कोई टीचर, कोई माई का लाल आपको आगे नहीं ले जा सकता अगर आपकी खुद की कोशिश नहीं है। तो मैं भी नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है, तभी मैं उसकी गहराई में जा पाऊंगा। यानी उस चीज से प्यार करना है, ठीक है। लव द जर्नी, ये जो जर्नी है ना, इससे प्यार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक आप इससे प्यार नहीं करेंगे बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। उन महारथियों ने क्या गलती करी होगी जो 4-5 साल से लगे हुए हैं और आप आज शुरुआत कर रहे हैं, तो आप उनकी गलतियों से क्या सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है हर कोई, केवल उतना ही पढ़ता है जितना टीचर पढ़ाता है। उनकी अपनी एक जिज्ञासा होती है ना, अपने अंदर एक एक्साइटमेंट, वो नहीं होती। टीचर ने बोला 50 क्वेश्चन है, ये कर लो, इनमें से आएगा, बच्चे ने मान लिया कि हाँ इनमें से आएगा। अब अगर आपकी जिज्ञासा केवल इतनी है कि जितना टीचर ने पढ़ाया मैंने उतना कर लिया, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अंदर भूख ही नहीं है, हंगर नहीं है चीजों को जानने की अच्छे से। आप एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, भाई उस टीचर का क्या जाएगा, मेरा क्या जाएगा। मैंने आपसे फीस ले ली, ठीक है, किसी भी टीचर का फीस ले ली आपसे, आपने फीस दे दी, हमने क्वेश्चन करा दिए, आपने कहा कि भाई इतने ही करने हैं। अब वो डिपेंड करता है ना आप किस तरीके के टीचर के साथ भी हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर कि मेरा बहुत अच्छा है किसी का बेकार है, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इस बात को अलग हटा के, कोचिंग वाली बात को, कि भाई आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। जब तक वो भूख नहीं है, ये चीज आपको पीछे कर रही है। आप केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना रहे हैं, उनका मतलब नहीं समझ रहे हैं। मतलब समझिए, हर बात प्रैक्टिकल तरीके से कनेक्ट होती है, हर बात। आप शॉपिंग करने नहीं जाते क्या, मिक्सचर, एलिगेशन, ये वो सब प्रैक्टिकली लगता है, तो प्रैक्टिकली लगाइए चीजों को, ठीक है। उसके बाद आती है लर्निंग एबिलिटी। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी जो लर्निंग एबिलिटी पे बेस है। यानी कई कई सब्जेक्ट में अगर आप देखें, बाद में मैं एक एक सब्जेक्ट पे भी आने वाला हूं, चारों सब्जेक्ट लूंगा, कि इंग्लिश में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें याद करनी होती है। आपके अंदर एक याद करने की क्षमता चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि केवल समझ के आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, याद करने की क्षमता कहीं ना कहीं आपके अंदर चाहिए। ब्रेन के अंदर एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि दिमाग होल्ड करे किसी चीज को, वो क्षमता कहीं ना कहीं चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं है तो आप लैग करेंगे। जीएस के अंदर कई फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, याद नहीं रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लर्निंग एबिलिटी ऐसी चीज है जो जरूरी है। ये सारी जरूरत लिखी है मैंने आपके सामने, इन जरूरतों के बिना सिलेक्शन नहीं निकल सकता। ये कंपलसरी वाली चीजें हैं। एक होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि इतनी जरूरी है, एक होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम होती है जरूरी, एसेंशियल होती है कि एक हो गई आपकी इतनी कि भाई इतना डिजायर्ड और एसेंशियल गलत हो गया। एसेंशियल मतलब इतनी जरूरी है, डिजायर्ड मतलब ये मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये एसेंशियल वाली चीज है कि इतनी होनी जरूरी है। फिर आता है दिमाग का प्रोसेसर फास्ट होना। उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं निकलता जो ऐसा करते हैं कि 5 दूनी इतना इतना, ये फिर लिखते हैं, ये कमजोरी की निशानी है। दिमाग का प्रोसेसर फास्ट जिसका होता है, सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है। यानी आप छोटी छोटी चीजें लिख के कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, तो दिमाग का प्रोसेसर जब तक फास्ट नहीं है सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दिमाग का प्रोसेसर फास्ट आपको बनाना होगा, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो कैसे होगा। वो ऐसे हो सकता है कि पहले ही दिन से आप अपने दिमाग को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए सिलेक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली अपने दिमाग को चैलेंज करना। ये जो दिमाग है ये 20 साल से ठप बैठा है,
इसने केवल ग्रैब ही ग्रैब किया है। एक तरीके से जैसे एक बच्चा होता है, वो रामलीला देखने जाता है, रामलीला देख रहा है, वो आराम से सामने किरदार परफॉर्म कर रहे हैं, वो देख रहा है, उसे मजा आ रहा है। ये ब्रेन भी क्या किया है इसने बेचारे ने, इसने ग्रेजुएशन तक केवल और केवल जो बताया सामने वाले टीचर ने ग्रैब कर लिया। पेपर का वक्त आया तो दो जितने चैप्टर थे कोर्स पूरा किया, देकर आ गए। क्या इसने कभी कैलकुलेट किया फास्ट स्पीड में? नहीं। क्या इसको परफॉर्म करने की एबिलिटी होगी इसके पास? बिल्कुल नहीं होगी। कहां से होगी? आज तक किया है परफॉर्म इसने? इसने तो वो डिटेल में एग्जाम दिए हैं जिसमें टाइम ठीक होता है, इतना कभी जोर ही नहीं पड़ा। तो इस दिमाग पे कभी अगर जोर ही नहीं पड़ा 20 साल तक, 22 साल तक, आज अचानक रिक्वायरमेंट है कि ये फास्ट हो, तो जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये बात समझने वाली है कि ये एकदम से फास्ट तो नहीं हो जाएगा, परंतु अगर हम इसे समय दें, इससे वो काम कराएं जिससे ये फास्ट हो, तो ये जरूर हो सकता है। ब्रेन की एक खास बात ये रहती है कि इसे जैसी आदत डालो ये वैसी आदत डाल लेता है। इसे बोलो कि भाई देखो सोना है तो ये सो जाएगा, इसे बोलो कि आराम से बैठ के देखना है, आराम से बैठ के देखता रहेगा। इसे चैलेंज करोगे कि भाई देखो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन करेगा। कई बार गलत करेगा, कई बार सही करेगा। तो आपको यही करवाना है इसे। गलत तो होंगे जब आप इसे फास्ट करेंगे तो, पर धीरे 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 करके 6 महीने में ये फास्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, परंतु इससे काम कराना पड़ेगा। और गलती क्या होती है, बच्चा जब तैयारी करता है वो केवल और केवल तैयारी करता रहता है। टीचर ने बताया, घर में क्वेश्चन लगाया, यूं सॉल्व कर दिया पेपर लेके। क्या इससे काम कराया आपने ब्रेन के प्रोसेसर से? क्या इसको वो हालात दिए जो इसे पेपर में मिलने वाले हैं? आप घर पे पढ़ाई करते वक्त तो आराम से समय लेते हैं, ठीक है, और इसे 20 साल से काम कराया नहीं, और 20 साल के बाद अपनी तैयारी करने के बाद आप बोलते हैं चल भाई आजा अब मॉक टेस्ट में बैठ जा तू। तो इसने वो काम किया ही नहीं, इसका प्रोसेसर इतना फास्ट है ही नहीं। आप इसे मॉक टेस्ट में बिठा रहे हैं, फिर इसे एग्जाम में बिठा रहे हैं। और इसीलिए ऐसा होता है कि कई बच्चे जो एग्जाम में जाते हैं वो कहते हैं यार आता तो हमें सब कुछ था, स्पीड नहीं बनी, स्पीड की वजह से दिक्कत हो गई। बात समझ आ रही है क्यों? भाई एक गाड़ी को भी 20 साल नहीं चलाओगे ना, 21वें साल में मुश्किल है कि वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये तो फिर भी ब्रेन है आपका। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए अगर बात समझ आई है तो, जल्दी से, तुरंत। तुरंत भाई। और जितने भी लोग देख रहे हैं भाई सेशन को लाइक करिए। बहुत मेहनत से मैं चीज लाता हूं आपके लिए। ये कोई टाइम टेबल नहीं है आपके सामने की, ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी का, जो मैंने अपने 5-10 साल लगा के गेन किया, वो है ये आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, इस चीज को एहसास करिए जब आप तैयारी करते हैं कि भाई ये जो मेरा ब्रेन है ना, इसने आज तक वैसा काम नहीं किया जो मैं चाहता हूं ये पेपर में करे। तो मेरे को इसकी आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे डेली बेसिस पर। और धीरे धीरे डेली बेसिस पर जब मैं इसे डोज देता रहूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको भी आदत हो जाएगी। ठीक है, अब अगली चीज आती है परफॉर्मिंग एबिलिटी। भाई दिमाग का प्रोसेसर फास्ट हो गया। अब बात समझना, दो चीजों में फर्क है। बच्चे ने बोला सर दिमाग का प्रोसेसर फास्ट हो गया। प्रोसेसर फास्ट का मतलब क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन LCM SCF ये तुरंत तुरंत निकाल रहा है, तुरंत। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बात बात पे लिख रहा है। अगली चीज आ गई परफॉर्मिंग एबिलिटी। अब भाई पेपर में कई क्वेश्चन आसान आते हैं, कई क्वेश्चन मीडियम आते हैं, कई क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। पर आसान से आसान क्वेश्चन में भी जो सीनियर लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, जो 4-4 साल वाले हैं, 5-5 साल वाले हैं, वो क्या गलती करते हैं? जो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकता था उसे 10 सेकंड में करते हैं, जो 10 सेकंड में हो सकता था उसे 20 सेकंड में करते हैं। हर जगह समय ज्यादा लगाते हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्मिंग एबिलिटी पे काम नहीं किया। परफॉर्मिंग एबिलिटी क्या होती है कि मान लेते हैं मैंने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा,
अब उसके बाद मैंने उसके बेस क्वेश्चन करे, ठीक है। अब क्वेश्चन करने के बाद फाइनली क्या हुआ, मुझे पता लगा कि यार जितने मैंने क्वेश्चन किया मैं सीख गया चीजें। अब जो मेरा तजुर्बा रहा उससे मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि मेरे को इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब जब मेरे सामने अगली बार ये क्वेश्चन आए ना, मेरे को बहुत कम समय लगे उसके लिए, चाहे मुझे वो क्वेश्चन माइंड में करना पड़े, चाहे उस क्वेश्चन में मेरे को आधा लिखना पड़े, वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है कि भाई ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मुझे समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन 20 सेकंड में होता है, एक आम बच्चा 20 सेकंड में करता है, मुझे ये 10 सेकंड में करना है। अब वो मुझे देखना है कि वो 10 सेकंड में मैं कैसे करूंगा। दैट इज परफॉर्मिंग एबिलिटी, ठीक है, कि परफॉर्म मेरे को कैसे करना है। अब भाई एक बार बताओ, सारे रूल सिखा दिए कि ये ऐसे खेलते हैं, वैसे खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, ग्राउंड में जाके आपको बैटिंग खुद करनी है, ठीक है, वहां परफॉर्म करना है आपको। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको डेली रूटीन में काम करना होगा, जो कई बड़े बड़े दिग्गज लोग, सीनियर लोग नहीं करते हैं। सीनियर लोग ही कहूंगा जब 4-4 5-5 साल लगा दिए उन्होंने तो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, आप दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हैं। कैसे हैं? क्या कभी पूछा है किसी बच्चे ने अपने आप से? हर मां को अपना बेटा प्यारा होता है, हर मां को अपने बेटे की 10 गलती भी लगती है नहीं, और दूसरे की एक भी बड़ी लगती है, ठीक है। तो यही बात समझिए ध्यान से, आप दूसरे से बेटर कैसे हैं। क्या आपको इसलिए सिलेक्शन चाहिए कि हाँ आपको जरूरत है और आप अपना कैरियर सेटल देखना चाहते हैं, ये रीजन है आपके पास? जरूरत तो दुनिया को है, सबको है, सरकारी नौकरी की जरूरत किसे नहीं है। और कौन अपने आप को सेटल नहीं होना देखना चाहता, बताइए। अगर ये आपका रीजन है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, आपको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूं। आप चाहे बुरा मानो या भला मानो, आपकी जरूरत ये रीजन है आपका, आपका स्टेबिलिटी ये रीजन है आपके पास। आप ये देखिए आप और कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हैं। भाई ये तो सबने सोच लिया, 32 लाख फॉर्म भरे, 35 लाख फॉर्म भरे, सबको ही जरूरत होगी, हर कोई चाहता है, हर एक के माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की लग जाए। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई लग जाए, बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। उनके चाहने से, उनके बोलने से थोड़ी लग जाती है। भाई खुद को अलग करना होगा कॉम्पिटिटर से। सराउंडिंग में देखिए कि भाई मेजोरिटी ऑफ बच्चे, मैंने बताया ना अपने तजुर्बे से, क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखना है आपको कि मेजोरिटी ऑफ बच्चा क्या नहीं कर रहा। आप देखिए मेजोरिटी ऑफ बच्चा क्या कर रहा है, नॉलेज के पीछे भाग रहा है, केवल नॉलेज। ये जो सेशन है ये भी सबको समझ थोड़ी आएगा, उन्हें लगेगा नहीं यार सर ने कुछ पढ़ाया तो है नहीं, ना कोई टाइम टेबल बताया, ना ये बताया कि कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या फायदा, उन्हें ये भी लगेगा। मैंने बोला ना ये सबके समझ में आने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना, ये हकीकत पे आधारित है। उन्हें चाहिए अपनी काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया के हिसाब से टाइम टेबल बता दो, ये बता दो कौन सी किताबें हैं, 15-20 मोटिवेशन दे दो, मजा आ जाता है बस। और वीडियो बहुत अच्छे से जाती है, वीडियो को लाइक भी बढ़िया करते हैं, कहते हैं सर आपने आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें आग लगवानी नहीं है ऐसी, हम तो अलग तरीके के टीचर हैं भाई। हम सच बोलते हैं कि हम जो प्रैक्टिकल है वो बोलते हैं। जो नया बच्चा भी ये देखेगा उसे भी 4 साल बाद, 5 साल बाद समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये बंदे ने 5 साल पहले ये बताई थी, ये ऐसी चीज है। तो आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि आप कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हैं, ठीक है। अगर किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं है ना, तो जवाब ढूंढिए। जब आप तैयारी करने की शुरुआत करते हैं ना, जब मैं तैयारी करने की शुरुआत की थी मैं इस चीज से नहीं डरा था इतने फॉर्म है, इतने ये है, इतना वो है, नहीं। मैंने कोचिंग भी नहीं करी थी, मैं सही बात बताऊं, मैंने बताया ना शुरू से आपको, मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी, डेमो लिया 1-2 जगह, तो कोचिंग भी नहीं करी, फिर भी सिलेक्शन भी ले लिया। तो हमने केवल और केवल इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रखा कि भाई ये जो भीड़ है ना, ये यही गलती कर रही है। ये जो दिमाग है ना, माइंड यूज
कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। हर किसी को पसंद है रामलीला, यानी कंफर्ट जोन, कि वो बैठें और देखते रहें और नोट्स उतारते रहें, एक बढ़िया तरीके से नोट्स बना लें। ये मेन चीज जो है ना, वो बच्चे करना नहीं चाहते। हम भी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे सिखाते हैं, ठीक है, पर मेजोरिटी ऑफ बच्चा ऐसा होता है, मतलब हमारा तो वैसे ही है जो हमारे को समझता है, पर बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होता है जो माइंड यूज नहीं करना चाहता, उसे अच्छा नहीं लगता माइंड यूज करना। उसे लगता है यार क्या ऊपर से निकल गया, क्या हवा से निकल गया, कई चीज ऐसी लगती है उसे। उसे तो यही पसंद है कि भाई 15 लिखा है इंटू 4/20 लिखा है, इसे काटो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इससे इसे काटो और फिर 3 लिख के दिखाओ। ये मेंटेलिटी है, ठीक है। वो सोचता है एक एक स्टेप क्लियर हो और वो एक एक स्टेप लिखे। एक एक स्टेप क्लियर होना तो समझ आता है, पर एक एक स्टेप लिखना समझ नहीं आता, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ बच्चा ऐसा है जो कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है, इस चीज का जवाब नहीं है उसके पास, और ना वो होना चाहता, ठीक है। उसे लगता है नहीं यार यही करते हैं, सब यही करते हैं, मैं भी यही करूंगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे मिल जाती है। गवर्नमेंट बेवकूफ है ना कि 20,000 लोग निकालेगी, अब की फॉर्म जाएंगे 50 लाख, ठीक है, तो 50 लाख में से 20,000 को नौकरी दे रही है वो, तो आप सोचिए परसेंटेज कितनी जाएगी, ठीक है, आप खुद समझदार हैं, कितनी परसेंटेज हो गई, 0.4%। 50 लाख की 2,04,000 होता है, 20,000 हो गया 0.4%, 1% भी नहीं है। तो उन बंदों में बात होगी, उन्होंने ये जरूर सोचा हुआ कि भाई हमें दूसरे से अलग कैसे बनना है, ठीक है। आगे आता है अपडेटेड स्टडी। कई बच्चे पढ़ लेते हैं, कई बच्चे आज की डेट में भी RS अग्रवाल की किताबें पढ़ रहे हैं पुरानी, ठीक है, कई बच्चे पढ़ रहे हैं। किरण की कोई किताब लेके बैठ गए तो वो पुरानी लिया है, कह रहे सर हमने 4 साल पहले ली थी, नई लेने की जरूरत तो नहीं है। एहसान कर रहे हो गया यार किसी पे, एहसान किसी पे नहीं किया जाता। आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। अपडेटेड स्टडी, खुद की बुद्धि बोलनी चाहिए ना, ये खुद का दिमाग बोलना चाहिए कि यार जो आज चल रहा है, जो लेटेस्ट है, क्या मैं वो करके जा रहा हूं पेपर में, ये तो खुद ही दिमाग बोलना चाहिए कि भाई जो अभी लेटेस्ट चल रहा है मैं वो पेपर में करके भी जा रहा हूं या नहीं करके जा रहा। आप पेपर में करके ही नहीं जा रहे लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट वैरायटी करके जाना बहुत जरूरी है। आपकी स्टडी टू द मार्क होनी चाहिए, अप टू द मार्क, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पढ़ के जाइए, लेटेस्ट पैटर्न में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चन करके जाइए। हमारी स्ट्रेंथ थी ये चीजें। हम इन चीजों को 2012 में सोचते थे, आज से 10 साल पहले, कि कैसे अलग बनना है दूसरे से, दूसरा ये गलती कर रहा है हमें नहीं करनी, हमें कैलकुलेशन पे काम करना है, परफॉर्म करना है, हमें लेटेस्ट पैटर्न उठाना है। हमें मेजोरिटी ऑफ बच्चा सोचता है कौन एफर्ट करेगा इसके लिए, तो एफर्ट नहीं करेंगे तो मिलेगा भी कुछ नहीं। एफर्ट किया हमने तभी हम आपके सामने खड़े हैं, देखिए। तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको, आप अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं। मैंने अपने लिए एफर्ट किया, किसी के लिए नहीं किया मैंने, पर हाँ जो मेरा एफर्ट था वो मेरे भी काम आया और आपके बहुत लाखों बच्चों के भी काम आ रहा है वो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये सब चीजों के लिए ध्यान से देखना क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा आपको। सबसे पहला पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी, जो 90% बच्चों पे नहीं है। 90% बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है, मैं मानता हूं, ऐसा डेफिनेट मानता हूं। और ऐसा नहीं है जो 10% कंसिस्टेंट है उनका सबका सिलेक्शन है। समझ आ रही है बात? 0.4% निकाला था हमने, तो 90% बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? उन्हें खुद ही नहीं पता, उन्हें खुद ही नहीं पता कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो तो दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि भाई यूट्यूब पे कोई टीचर आए, कोई सिलेक्टेड आए या मैं आ जाऊं, इनके तजुर्बे से तो उन्हें पता लगेगा कि उन्हें कितना पढ़ना है। मेरे भाई मैं कौन होता हूं ये बात बताने वाला कि आपको कितना पढ़ना है? आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि मुझे कितना पढ़ना है? मैं भले ही प्रेसिडेंट हूं मान लेते हैं कहीं का,
तो जरूरी नहीं है ना कि यार जो फॉर्मूला मेरे पे काम किया वो आप पे भी काम करे। ठीक है, मैं कोई नहीं होता, कोई भी इंसान, कोई भी टॉपर, कोई भी टीचर, कुछ कोई नहीं होता ये बताने वाला कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए। ये कोई नहीं होता बताने वाला। ये हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कितनी देर तक पढ़ना है, कितनी देर तक नहीं पढ़ना। मैं आपसे बोलूं 8 घंटे पढ़ लो, आपने 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, मैं आपकी काबिलियत जानता हूं, मैं आपकी वीकनेस जानता हूं, मुझे नहीं पता, पर आप मैक्सिमम यूट्यूब पे देखेंगे वो कोई बोलेगा 1.5 घंटा ये कर लो, 1 घंटा ये कर लो, 5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे ये पढ़ो, 8 घंटे ये हो गए, तो टोटल 8 घंटे इतना पढ़ लिया तो हो जाएगा। यार कैसे होगा? मैं आपको नहीं जानता, कोई भी आपको नहीं जानता, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, ये ध्यान रखिएगा बात। तो भले ही मैंने 5 पेपर क्या 50 पेपर क्लियर करे हो, तो मैं ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि बेटा तू 8 घंटे पढ़ ले या 10 घंटे पढ़ ले। ठीक है, अब कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है? जुनून, जुनून की कमी है। कंसिस्टेंसी जो लिखी है मैंने यहां पर, आज सर की वीडियो देख ली, आज एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, मजा आ गया। आज सर ने यार क्या लेक्चर लिया था यूट्यूब पर, ऐसा लग रहा है अब जिंदगी बदल जाएगी, है ना? ऐसा लगता है। बहुत बच्चे इतने कमजोर हैं, आप वाकई में इतने कमजोर हैं? वाकई में कोई इतना कमजोर है कि किसी को ये पूछने की जरूरत है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या कोई इस जवाब के भरोसे बैठा है कि कौन सी बुक पढ़ें? हमने कभी किसी से नहीं पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, हमने नहीं पूछा कभी किसी से। हमने इन चीजों में माथा ही नहीं मारा। ये तो आज के जमाने की सिरदर्दियां बहुत ज्यादा है, बात बात पे यूट्यूब पे वीडियो आ जाती हैं, स्ट्रेटेजी लो, ये लो, वो लो, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंट को बीट कर देती है, ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी, एक बच्चा इंटेलिजेंट है पर कंसिस्टेंट नहीं है, दूसरा कंसिस्टेंट है पर इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं है, एवरेज है, वो बाजी मार जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है, ये डिसिप्लिन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज इतना पढ़ लिया, कल इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर एक दिन नहीं हुआ, फिर इतना पढ़ लिया, फिर नहीं हुआ। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मान लेते हैं इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं 1000 घंटे, और एक बच्चा है वो केवल इतना पढ़ रहा है, कुल मिला के क्या है, मान लेते हैं 900 घंटे। इसे मैं बहुत आगे मानता हूं इससे, बिकॉज ही इज कंसिस्टेंट, वो डिसिप्लिन है उसके पास। जिसने अनुशासन कमा लिया उसने जिंदगी में हर कुछ कमा लिया, जिसने अनुशासन कमा लिया। तो ये डिसिप्लिन है इस बच्चे के पास। ठीक है, इस कंसिस्टेंसी से सफलता आती है। कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी लाइफ को ना सीरियस लीजिए। तो हम शुरू से ऐसा करते थे, हमने दिन दुनिया ये वो कोई मतलब ही नहीं है। 6 महीने वाली बात चल रही है यहाँ पर कि 6 महीने में पहले अटेम्प्ट में कैसे जॉब मिलती है। किसी व्यक्ति की सोच अगर ऐसी होगी जो आज के सेशन के बाद आपको समझ आएगी तो वो निकाल सकता है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात बात पे इधर उधर मुंह नहीं मारना, इधर उधर डेविएट नहीं होना। हमें पता है कि इतना पढ़ना है, पूरे दिन लगा रहना है भाई, कोई लिमिट नहीं है। मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं, ये कैलकुलेट ही क्यों करना, डाटा पे नहीं खेलना। हमें इसका स्टैट्स नहीं बनाना कोई ग्राफ। हमें केवल और केवल पढ़ाई से प्रेम करना है, इस तरीके से कि दिन रात सुबह शाम जब मौका मिले, भूख है और पढ़ लो, जब मौका मिले और पढ़ लो। तो ये कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखिए। ठीक है, ये डिसिप्लिन है जो आपको आगे ले जाएगा। फिर मैं आगे आता हूं, राइट डायरेक्शन। अब एक बच्चा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 3-3 4-4 साल वाले जिनके पास कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन में है, दिन के 12-12 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, पर जॉब नहीं लग पा रही है क्योंकि उनकी दिशा ठीक नहीं है। राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है कि मैं सही दिशा में भी काम कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी नया बच्चा है उसे सबसे पहले कुछ किसी भी चीज का वो चयन करता है, पहले ये माइंड मेकअप हो। जब ये माइंड मेकअप होगा उसका, जब वो मेहनत करेगा,
इस माइंड मेकअप के साथ, तो उसे ये पता लग जाएगा कि वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा, क्या वो सही दिशा में मेहनत कर भी रहा है नहीं कर रहा। और कभी भी सही दिशा ना 1-2 महीने में कैलकुलेट नहीं होती। आप सोचें 1 महीने पढ़ाई करी, रिजल्ट देखते हैं, चलो मॉक टेस्ट बनाते हैं, अब देखते हैं नंबर आया नहीं आया। बेवकूफी है यार 1 नंबर की। क्या करते हैं बच्चे यार, 1 महीना हुआ नहीं तैयारी करते हुए मॉक टेस्ट बनाने चलेगा और उम्मीद है इस कोचिंग से मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आए होंगे। यार चीजों को जानिए तो सही, क्या चल रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं। ये बोला जाता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, हर संडे मॉक टेस्ट बनाओ, बहुत बच्चे बना रहे हैं, खुद पे काम नहीं किया, कंटेंट नहीं लिया उस तरीके से, तो मॉक टेस्ट बना रहे हैं। क्योंकि सब बोलते हैं कि मॉक टेस्ट बनाने से स्पीड बनती है। मेरे भाई आप गोबर थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं ना, इंसान है। थोड़ा बैठ के किसी और की बात को दरकिनार करके, मेरी भी बात को दरकिनार करके सोचिए जरा सा। यार 1 हफ्ता हुआ नहीं है पढ़ाई को, चीजें मेरे को आता नहीं है, और जो मॉक टेस्ट है वो उसका नहीं है जो मैंने अभी तक पढ़ा है, वो उसका टेस्ट है जो मेरा पूरा सिलेबस है। तो क्या होगा, एक दिन आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मॉक में तो नंबर आते नहीं है। तो ये बोलना बहुत बेकार है। कोई भी अगर ये बात बोलता है कि मॉक टेस्ट से स्पीड बनती है, स्पीड जब बनेगी जब आपके पास पूरा ज्ञान होगा, आपने खुद पे काम कर रखा होगा, मॉक टेस्ट बनाओ ही तब, अन्यथा मॉक टेस्ट मत बनाओ। आईक्यू लेवल अच्छा होना जरूरी है, ये स्मार्ट वर्क में काउंट होता है। इस बात का मतलब क्या है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो एवरेज हूं, मैं बिलो एवरेज हूं, मेरी तो मैथ ही अच्छी नहीं रही, मेरा ये अच्छा नहीं रहा, मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आईक्यू लेवल का मतलब ये वो नहीं है कि आपसे बहुत बड़ी कोई कंपटीशन लड़वाना है। इसका मतलब है एक बच्चे के अंदर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, वो छोटी छोटी चीजें दिमाग से सोच पाए, कई जगह स्मार्ट वर्क समझ पाए। स्मार्ट वर्क करना एक अलग कला है। मैं ये नहीं कहता केवल स्मार्ट वर्क आपको आगे ले जाएगा, नहीं, हार्ड वर्क जरूरी है, पर केवल हार्ड वर्क भी नहीं ले जाएगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होगा तब आप आगे जाएंगे। ठीक है, आईक्यू लेवल अच्छा होने का मतलब ये है कि मैं उस बच्चे को ही बहुत बड़ा मान लूंगा, उसका आईक्यू लेवल ही बहुत अच्छा होगा जो इस वीडियो को समझ जाएगा। ठीक है, जो इस वीडियो को समझ जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर वो एक मेच्योरिटी लेवल है। वो मेच्योरिटी लेवल इस तरीके से है, वो ये जान पा रहा है कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए गलत है। ठीक है, तो आईक्यू लेवल अच्छा होने का मतलब, मेरा मतलब ये है यहां पर। ठीक है, अब मैं अगले पे आता हूं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, ये आपको सही करना होगा, ये सही करना होगा, ये सही करना होगा, और ये आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने आप अच्छा होता रहेगा। ये पूरा दिमाग का एप्लीकेशन है कि जितना ज्यादा ब्रेन लगाएंगे, चीजों को सोचेंगे। आप ये सोचिए अगले 6 महीने केवल ब्रेन की एक्सरसाइज ही करानी है। मैं ऐसे सोचता था, इस दिमाग को जितना ज्यादा हो सकते है चलाना है। कई बार ऐसा होता था कि नींद में सोता था ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था और ये लगता था हाँ यार इस क्वेश्चन की ये शॉर्टकट निकल सकता है। एकदम कई बार, कम से कम 10 बार ऐसा हुआ होगा, 10 तो नहीं, ज्यादा बार ही हो गया होगा, 50 बार हो गया होगा कि मैं नींद से उठा हूं और दिमाग में क्वेश्चन चल रहे और तुरंत मैंने लिखा इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से छोटा हो सकता है। तो वो जो कीड़ा है ना अंदर, वो सुबह शाम दिन रात वो पढ़ाई को ही था, पढ़ाई के लिए था कि सुबह शाम दिन रात पढ़ाई के लिए ही सोचे जा रहे हैं हम। तो ये जज्बा चाहिए। कंफर्ट और सोशल कम्युनिटी की बलिदानी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंफर्ट की बलिदानी देनी होगी। आज शुरू कर रहे हैं तैयारी, सोचिए कल से ही लगना है अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, कोई कंफर्ट लेवल नहीं है, कंफर्ट लेवल से बाहर आना है। ठीक है, और मैंने बोला ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार की बात है यार। 6 महीने के लिए कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाओ, जिंदगी भर कंफर्ट में ही रहना है फिर। ठीक है, इसके साथ साथ सोशल कम्युनिटी की भी बलिदानी देनी होगी, जैसे कि यार दोस्त, प्यार, मोहब्बत, इवन घर वाले। आपको थोड़ा सा अपने आप को अलग करना होगा, अलग करके तैयारी करनी होगी, और अपने आप को ना एक जैसे भूत सवार हो जाता है ना किसी व्यक्ति में, वो वाली तैयारी करनी होगी। अगर वो भूत सवार नहीं है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा यार, जैसा मैं कर रहा हूं, कभी भी पढ़ते वक्त ना ये सोचना अपनी लाइफ में कि यार जो शेड्यूल मेरा है, जो मैं सुबह से शाम तक करता हूं, क्या ये कुछ चीज ऐसी है
कि वो 10% बच्चे जिनके साथ कंपटीशन है ये उनसे अलग है। हमेशा ये जरूर सोचना। मैं हमेशा ये सोचता था, तो तभी मैंने क्या करा, तभी मैंने घड़ी देखनी बंद कर दी, तभी मैंने ये देखना बंद कर दिया कितने घंटे पढ़ रहा हूं कितने नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे बच्चे वाकई में बहुत कम हैं जो अंधाधुंध लगे हुए हैं, ठीक है, दिन रात सुबह शाम। तो मुझे लगता था कि मैं भी क्यों ना उन्हीं में शामिल हूं जो अंधाधुंध लगे हुए हैं। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो अंधाधुंध लगे हुए हैं, जल्दी से बताइए जरा मेरे को, है कोई ऐसा? कोई है बच्चा ऐसा जो अंधाधुंध लगा हुआ है, सुबह शाम दिन रात, कुछ समय नहीं देखते, कोई टाइम नहीं देखते, कोई गला? बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा भाई। और इतने लोग देख रहे हैं भाई, लाइक कौन करेगा इसे? पहले जल्दी से 1000 बार पहुंचाइए लाइक, जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। आपका भी कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर लूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है खुद पर भरोसा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या है? खुद पर भरोसा। क्या आपको खुद पर भरोसा है कि आप ये कर जाएंगे? अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये मान लेना। जब आप ही को खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई आप पे कैसे भरोसा करेगा? खुद पे भरोसे में ना कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता, भरोसा करना होता है बस खुद पे। भरोसा पता है किस चीज का? मैं बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरोसा इस चीज का कि मैं दिन दुनिया के सारे कंफर्ट छोड़ पाऊंगा, क्या मैं मोबाइल को एक तरफ रख पाऊंगा, क्या मैं अपने यार दोस्त प्यार मोहब्बत इन सबको एक तरफ कर पाऊंगा, क्या मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई के बारे में सोच पाऊंगा? इस चीज का भरोसा चाहिए। अगर इस चीज का भरोसा है ना, बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर इस चीज का भरोसा बहुत जरूरी है कि मैं इन सब चीजों की बलिदानी देने के लिए तैयार हूं। अगर आप इन सब चीजों की बलिदानी देने के लिए तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली आप करते रहेंगे भरोसा, खुद पे खुद, खुद पे खुद, खुद पे खुद, अपने आप इतना बनता रहेगा, आपको लगेगा एक नहीं यार 5 पेपर क्या 10 पेपर, जितने मर्जी पेपर क्लियर करवा लेना। पर भरोसा इसी चीज का चाहिए कि भाई मेरे को अपना एंटरटेनमेंट छोड़ना है, यारी दोस्ती पार्टी ये वो मुहूर्त फंक्शन सब छोड़ने हैं, केवल और केवल पढ़ाई। पढ़ाई भी कैसे? समय भी देखना छोड़ना है कि 1 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया। तो अगर कोई नया बंदा है तो वो ये जरूर सोचे कि मैदान में मैं जब भी उतरूं जिस दिन मेरा माइंडसेट ये हो, ठीक है, और उसी को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो हमारा माइंडसेट पहले ही पता था कि भाई हम तो तैयार हैं, कपड़ा लत्ता फैशन ये वो सब सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 6 महीने सब कुर्बान कर दिया, ठीक है। और ये पता था कि अगर कुर्बान हम कर देंगे तो बचेगा क्या? केवल पढ़ाई। जैसे आपने देखा है कि ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाके तपस्या करते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंधी आए तूफान आए ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया जो मर्जी करती रहे, वो अपनी तपस्या में लीन है। तो हम भी ऐसे ही थे कि हमारी ये तपस्या है जो कोई भंग नहीं कर सकता, तो हम पढ़ते ही रहेंगे, कोई माइंड डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता इस टाइम। तो आपको भी ये अपनाना पड़ेगा, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की वीडियो नहीं, कुछ नहीं देखना, केवल और केवल पढ़ाई। तो ये तपस्या है, तपस्या का फल मिलता है, और जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तो हमने तपस्या एक बार करी, उसका फल हमें बहुत बड़ा मिला, और आज हम आपके सामने खड़े हैं, इससे बड़ा फल मैं कुछ नहीं मानता। आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई टाइम फ्रेम दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई यार आज हमने तैयारी अगर शुरू करी, 6 महीने सर ने बोला,
और 6 महीने लगा लो आज के बाद, तो उस टाइम तक मेरी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस वाले एग्जाम में। मैंने कभी भी ना ये नहीं सोचा कि इस टाइम तक मेरे पास जॉब हो जाएगी, कभी भी, कि अगले साल मेरे पास जॉब होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने केवल रास्ते के मजे लिए, वो जो जर्नी है ना उसे एंजॉय किया। कब जाके चीज अपने आप मिल गई पता ही नहीं लगा। तो केवल आपको जर्नी जो है ना इसका मजे ही लेना है। आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं रखना कि इतने टाइम बाद हमारे पास जॉब होगी, या अगले साल तक होनी चाहिए, या 6 महीने तक होनी चाहिए। ये दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो एक प्रेशर रहेगा ऊपर से, और ये प्रेशर आपको पढ़ाई ढंग से नहीं करने देगा। आपको लगेगा अब तो 2 महीने हो गए, अब 6 महीने का टाइम बनाया था, अगले 4 महीने में यार मैं तो पीछे हूं, अब नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, आप इंजॉय करिए इस फेस को। इंजॉय है ये बेसिकली। इंजॉय किस तरीके का? मनोरंजन, या कि एक प्रेम है पढ़ाई के प्रति, पढ़ते रहेंगे, चैलेंज आएंगे, दिमाग का खेल है, कभी ये दिमाग पे अटैक करेगी, कभी दिमाग इस पे अटैक करेगा, कभी हम हारेंगे, कभी ये हारेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा ये लड़ाई में दिमाग जीत जाएगा, और ये लड़ाई आपको अपने लिए लड़नी पड़ेगी और अपने दिमाग को जितानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे जरूरी ये है कि आपके दिमाग में ये ना हो कोई टाइम फ्रेम। बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आप में से ऐसे हैं जो ये लेके चलते हैं कि सर मैं अगर अभी तैयारी करूं तो अगले साल तक जॉब होगी मेरे पास। ये कभी पूछेगा भी मत किसी से, और अगर कोई इससे जवाब भी देता है ना इसका, तो मैं उसे एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति मानता हूं। कोई कह रहा है नहीं यार 2 साल तो लगेंगे कम से कम, 2 साल में हो जाएगा। Who am I to decide whether you will get the job in next 2 year or not? मैं कौन होता हूं भाई? जॉब ले ली, सिलेक्शन ले लिए, इतने सारे बच्चों को दिला दिए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं वो ज्ञाता हो गया कि भाई मेरे कहने से दुनिया चलेगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है गलत है, वो मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा यार। मैं आपको नहीं जानता, ठीक है? हर एक की चीजें अलग अलग होती है, हर एक की दिशा अलग अलग होती है, हर एक के बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम 4 साल नहीं लगेगी। मैं आपको बताऊं ध्यान से, एक मेरे को सीन याद आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। चलिए बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से बताइए। बहुत मजेदार सीन है एक, मैं अभी अभी बिल्कुल दिमाग में आया, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, है ना? मैं आपको वही चीज सुनाने जा रहा हूं। देखिए पता है क्या हुआ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज जो मेरी लाइफ से ना कभी नहीं निकली। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैं बताया, मैंने जब मैं तैयारी करता था किसी इंस्टीट्यूट में गया, ठीक है? किसी इंस्टीट्यूट में गया, डेमो लेने गया। मुझे ध्यान है इंग्लिश की एक क्लास चल रही थी, मेरे घर के पास इंस्टीट्यूट था, इंग्लिश की एक क्लास चल रही थी, मैं बैठा हुआ था, ठीक है? अपना स्टाइल थोड़ा ऐसा रहा है कि अपन था थोड़ा इनडिसिप्लिन बंदे हैं। वैसे पढ़ाई के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड है, पर वैसे अगर अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बताऊं तो थोड़ा इनडिसिप्लिन बंदा हूं, ठीक है? इनडिसिप्लिन हूं, गाली गलोच है, ठीक है? प्रोफेशन में तो हम वो नहीं रखते बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कभी ना दी जाए, पर वैसे मैं गाली गलोच वाला इनडिसिप्लिन बंदा ऐसा हूं मैं, देखिए, ठीक है? जो मैं हूं तो हूं यार, ठीक है? तो हुआ क्या, क्लास चल रही थी, सामने एक इंग्लिश के अध्यापक पढ़ा रहे थे, बहुत फेमस टीचर थे उस इंस्टीट्यूट के, आज भी पढ़ाते हैं वो इंग्लिश, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो चीज ध्यान हो या ना हो। होता क्या था, मैं जब बैठता था ना तो एक बच्चा बैठता है डिसिप्लिन में यूं करके, ठीक है?
और बाल मेरे बड़े बड़े हुआ करते थे। वो कहते हैं ना, किसी के लुक्स से किसी की जजमेंट नहीं करनी चाहिए। लुक्स कुछ नहीं होते जजमेंट करने के लिए, पर कई लोग मानते हैं कि यार इसके बाल बड़े हैं, ये ऐसे होगा, आवारा होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, बाल बड़ा हुआ करते थे। मैं चेयर पे बैठा था, और चेयर पे मैं इस तरीके से बैठा था कि चेयर पे बैठा हूं और आगे वाले की चेयर पे पैर रख के ही हूं, मतलब पीछे की तरफ। ऐसा नहीं कि उसे धक्का दे रहा हूं, पर मुझे पता था कि हमें आराम लेटने वाली पोजीशन से बना ली थी मैंने थोड़ी, मैं ऐसे बैठा हुआ था। ठीक है, बाल मेरे बड़े बड़े थे। तो टीचर ने खड़ा कर दिया, कह रहा भाई ये क्या तमीज है तेरी, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला या कुछ भी, तो ये कैसे बैठे हो। कहता ऐसे निकलेगी तेरी जॉब, उसने ये बोला मेरे से। ठीक है, उसने बोला कि ऐसे जॉब निकलेगी तेरी। मैंने कहा क्या हुआ सर, कैसे निकलेगी, मतलब ये भी एक इंसिडेंट था जो मैं समझ गया था यार ये लोग ऐसे ही हैं, बस धंधा खोल के बैठे हैं। इनको चाहिए कमजोर लोग आए इनके पास, उनको ये मैनिपुलेट कर सके, जैसे पॉलिटिक्स में चलता है। ठीक है, कि कमजोर लोग को मैनिपुलेट करके राज कर लो, क्योंकि मेजोरिटी कमजोर की है। तो कह रहे ऐसे जॉब निकलेगी। मैंने क्या नहीं सर, क्या हुआ बताइए, कोई दिक्कत है तो। ये उसी क्लास की बात है जब मैंने बताया ना, एक जवाब यहां से जाता था, एक जवाब यहां से जाता था। ठीक है, और वो भी एक रीजन था कि कोचिंग छोड़ने का, कि मैंने डेमो के बाद ही मैंने छोड़ दी फिर वो। ठीक है, तो हाँ बात बताता हूं। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसे निकलेगी जॉब तेरी। मैंने कहा सर क्या हुआ, दिक्कत क्या है, आप ये बताइए। कह रहे कोई बैठने का तरीका। मैंने कहा सर बैठने के तरीके से लर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए। क्या मेरे बैठने का तरीका ये डिसाइड करेगा कि मेरी लर्निंग अच्छी है नहीं है। मैं तो पूरी जिंदगी अपनी, मैं आपको बताऊं 90% पढ़ाई मैंने लेट के करी है। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ, अगर मैं किसी का अपमान कर रहा हूं तो गलत बात है। मैं उन टीचर का नाम भी ले सकता हूं अभी, पर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आज भी पढ़ा रहे हैं, आज भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली, बेटा जा, तेरे जिंदगी में ना कभी चपड़ासी की नौकरी नहीं लग सकती तेरी। उन्होंने मेरे से ये बोला था, आज भी ध्यान है मेरे को, कि तेरी कभी चपड़ासी की नौकरी नहीं लग सकती। इंस्पेक्टर की तो बात छोड़ ही दे तू। मुझे लगा यार ये कैसी बात बोली। एज ए अध्यापक किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, कोई किसी को डिसाइड करने वाला नहीं होता। जैसे मैंने आपसे बोला, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला। आप में से बहुत बंदे कल को आईएएस बन जाए, कोई बिजनेस टाइकून बन जाएगा कल का। ठीक है, तो आज आपके सामने खड़ा हूं और मुझे नहीं पता कि उन टीचर को ये चीज ध्यान है, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला या नहीं बोला। ठीक है, पर देखिए एग्जाम्पल आपके सामने ही है। ठीक है, तो बात चल रही थी ये कि कोई किसी को डिसाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है भाई, देखिए ध्यान से। तो कोई किसी को डिसाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, हम किसी को नहीं कह सकते कि ये कुछ नहीं कर सकता। हम भगवान नहीं है, हम टीचर है। अपने एक्सपीरियंस से किसी का रास्ता आसान जरूर कर सकते हैं। अपमान करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, अपमान करना बिल्कुल गलत है। तो बहुत पुरानी बात होगी, लगभग 10 साल पहले की बात है, तो सोचिए ना उस टाइम की। आज भी वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। छोड़िए, चलिए उस बात को। मैंने एक इंसिडेंट बताया कि कोई ये डिसाइड करने वाला नहीं है। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया आपके सामने, केवल इसीलिए। देखिए उन्होंने बोला एक बार चपड़ासी की नहीं लग सकती, मैं आपके सामने 5 बार इंस्पेक्टर बन के यहां खड़ा हूं, और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूं अपनी। ठीक है, तो कोई आदमी छोटा नहीं होता लाइफ में। आप में से भी बहुतों का समय आज नहीं है, कल चमक के पता नहीं कहां निकल जाएंगे। ठीक है, कोई छोटा थोड़ी है आप में से। आज आप मेरे तजुर्बा ले रहे हैं, मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, कल को हो सकता है मुझे ही आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए। तो हो सकता है आपको याद तो रहे ना कि यार इस बंदे ने भी मुसीबत में हमारे को गाइड किया था। ठीक है, तो गाइड करना हमारा धर्म है, हम गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। एक जिद होना जरूरी है। अगर आप तैयारी करते हैं और आपके अंदर जिद नहीं है,
जिद समझ रहे हैं, वो भूख, वो थर्स्ट, ठीक है, वो होना जरूरी है। जब हम तैयारी करते थे ना, एक आग लगी रहती थी यार, निकालना है, साबित करके दिखाना है खुद को साबित करने की जिद थी कि घर वालों को भी लगे और सबको लगे और खुद को लगे सबसे पहले कि यार हमार में बात है। तो ये जिद होना जरूरी है। आगे लिमिटेड स्टडी मटेरियल। आज के टाइम में क्या होता है, स्टडी मटेरियल की भरमार है इतनी ज्यादा। हमारे टाइम में क्या होता था, एक एक प्रीवियस ईयर पेपर मंगाने के लिए कितने दोस्तों को फोन लगाना पड़ता था, ठीक है, 2012 की बात बता रहा हूं। उस टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो स्टडी मटेरियल जो होता था वो लिमिटेड था, हमें पता था इसको कवर करना है पूरा। तो आप सभी को भी अपना स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखना पड़ेगा, यानी मेरे को केवल इतना इतना पढ़ना है, बस ये लिमिटेड रखना है कि भाई इस टीचर के पढ़ रहे हैं तो इतना, इस टीचर से पढ़ रहे हैं तो इतना, और सेल्फ पढ़ रहे हैं तो इतना। तो स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड नहीं रखना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, इसकी भी पीडीएफ उसकी भी पीडीएफ, पूरा मोबाइल फोन भर गया स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल कभी खत्म नहीं होने वाला। मेरे को मैथ्स 60% आती होगी, 60%, सिलेक्शन के लिए 100% आती है। तो आप ये बात समझिए, स्टडी मटेरियल को हर चीज ना लिमिटेड करनी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में क्या है, हर चीज फैल रही है, डिस्ट्रैक्शन है ये जगह जगह, बात समझिए, ये डिस्ट्रैक्शन है जगह जगह, हर चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है। पहले के टाइम में लिमिटेड होती थी, फायदा होता था, मैं बता रहा हूं उस चीज का। तो हमें ये लिमिटेड करना है। लिमिटेड टीचर्स देखने हैं, अगर देखने हैं तो लिमिटेड टीचर्स का क्लास लेना है तो ये भी जरूरी नहीं है कि लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिना क्लास लिए नहीं कर सकता, उसके अंदर अगर आग लगी है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम तो कौन होते हैं उसके आगे। सबसे बड़ी ये चीज है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आपने सुना नहीं है कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा आईएएस बना, सब्जी वाले का बच्चा आईपीएस बना। भाई वो ये है, इसने किया वो सारा काम, और किसी ने नहीं किया, केवल इसने, एक जिद ने, ठीक है। तो उसके आगे तो हम कौन होते हैं बताने वाले, जिद के आगे कोई नहीं है टीचर, ठीक है, सबसे बड़ी जिद है। तो लिमिटेड आपको स्टडी मटेरियल रखना है, लिमिटेड टीचर्स रखने हैं। अगर आप सोचते हैं कि यूट्यूब से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने अपना भविष्य यूट्यूब के भरोसे छोड़ रखा है, यार यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, आपको क्या लगता है यूट्यूब पे कोई फ्री क्यों पढ़ाएगा, ठीक है। और जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना और पेड में पढ़ाना, दोनों चीजों में फर्क है। पेड में एक बंदे की जवाबदेही बनती है, एक डिसिप्लिन बनता है, ठीक है। फ्री यूट्यूब पर आप सोचिए कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती। मैं ये कहूंगा कि सेल्फ स्टडी कर लो, पर केवल यूट्यूब के भरोसे मत बैठो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इसकी ये वाली क्लास देख ली, उसकी वो वाली क्लास देख ली। यार समय आपका है, जिंदगी आपकी है, आप लगा रहे हैं जिंदगी के अपना समय, पैसा वापस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। जो आप समय निवेश कर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। 21 साल की उम्र कभी वापस नहीं आएगी, 22 साल की कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अगर इस चीज के भरोसे बैठे, कोई फ्री में पढ़ा दे, तो भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फ्री में देखिए बहुत सारे लेक्चर मैं भी लेता हूं यूट्यूब पर, और ऐसी ऐसी चीज देता हूं, यूनिक कंटेंट देता हूं। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि पेड कोर्स मेरा पेड कोर्स है, फ्री कंटेंट है, ठीक है। पेड कोर्स और फ्री कंटेंट में आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पर पूरी तैयारी यूट्यूब के भरोसे छोड़ना बहुत बड़ा रिस्की पार्ट है। मैं कहूंगा आप अपने आप कर लो तैयारी, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। लिमिटेड टाइम टू मोबाइल। जो मोबाइल है भाई, फ्री की मैं बोल रहा हूं ना आपको, फ्री में डिसिप्लिन लाना टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल है। फ्री में हम भी बहुत चीज करा रहे हैं, जो चीज मैं आपको फ्री में करा रहा हूं वो कहीं पेड में नहीं मिलेगी। आप वीडियो उठा के देखिए मेरी फ्री वाली यूट्यूब पर,
आप किसी के पेड में भी दिखाए ना कि सर किसी ने पेड में कराया है, ये पैसे देने के बाद नहीं दे रहे लोग। पर YouTube पर मैं वो डिसिप्लिन नहीं ला पाऊंगा जितना मैं पेड में लाऊंगा। और ऐसा इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है, वाकई में नेचुरली आप सोचिए ना, एक चीज आप फ्री में कर रहे हैं, एक चीज पेड में कर रहे हैं। पेड वाले बच्चों की जवाबदेही बनती है। पेड वाला बच्चा मेरे से बोल सकता है कि अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया। फ्री वाला बच्चा कुछ नहीं बोल सकता। आप नहीं बोल सकते आपने इसमें 50 क्वेश्चन कराया, आपको इसमें 250 क्वेश्चन कराने चाहिए थे, आप पेड में 500 क्वेश्चन कराते हो इसमें। ठीक है, तो ये बात समझना आपको खुद ही पड़ेगी। इसमें किसी टीचर की भी गलती मैं नहीं मानता। फ्री में कोई आदमी एक लिमिटेड ही पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको 1000 500 क्वेश्चन कराए जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिमिटेड टाइम टू मोबाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मोबाइल को लिमिटेड टाइम देना है। हर चीज लिमिटेड करनी है ना। अब मुश्किल हो गया सिलेक्शन लेना, क्यों? अब तो सारी चीजें आसान है भाई। आज स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाता है, मॉक टेस्ट आसानी से मिल जाते हैं, कोचिंग कराने वाले 1000 हैं। अब तो आसान हो जाना चाहिए था सिलेक्शन। अब इलेक्शन मुश्किल क्यों है? सोचा कभी आपने? हमारे टाइम में मैंने आपको बताया, एक पेपर निकालने के लिए 10 लोगों को फोन मिलाना पड़ता था, तब प्रीवियस ईयर पेपर आता था। रिसोर्सेस नहीं थे बिल्कुल भी। तो तब से लेके आज तक तो बहुत आसान हो गई सारी चीजें। रिसोर्सेज, एक किताब मंगाओ 10 अवेलेबल है, इंग्लिश मंगाओ, हिंदी मंगाओ, यहाँ वहां किसी भी पेपर की मंगाओ, कितने सारे टीचर अवेलेबल हैं। फ्री में कोई सोल्यूशन करा रहा है इसी चीज का, कोई किसी चीज का, ये अवेलेबल है। पर फिर भी सिलेक्शन आज मुश्किल है मैं कहूंगा। क्यों? केवल और केवल इस चीज की वजह से, इस वर्ड की वजह से, डिस्ट्रैक्शन। आज ध्यान जो है उतना केंद्रित नहीं रह पाता पढ़ाई पे जितना पहले के टाइम में रह पाता था। हमारे पास स्कोप ही नहीं था ना, हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते थे। आज के टाइम पे कट ऑफ, एनालिसिस, ये टॉपर्स के इंटरव्यू, स्ट्रेटेजी, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, सब देखना जरूरी है। बात बात पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट करना जरूरी है कि भाई कौन सी किताब बढ़िया रहेगी, कौन सा टीचर बढ़िया रहेगा, इसके नोट्स दे दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो। क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा होना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो कैसे चलेगा? पहले का आदमी खुद पे भरोसा करता था, पढ़ाई करता था, लिमिटेड अपना टाइम होता था, लिमिटेड मोबाइल के लिए, लिमिटेड टीचर होते थे। टीचर तो हमारे रही नहीं, तो हम तो अपना खुद ही टीचर थे। और लिमिटेड आपकी स्टडी मटेरियल होता था कि ये किताब करनी है। अब लिमिटेड स्टडी मटेरियल से मैं बताऊं आपको, मैंने अपने टाइम में कम से कम 20 से 25 किताबें करी हैं, कम से कम मैथ की। मैंने चाइना, लंदन और नेपाल, यूएस, पता नहीं कहां कहां की फॉरेन कंट्री की किताबें करी हैं। क्या किसी ने बोला मेरे से, क्या आपको पता है ये मैंने करी है? पर मैंने करी है। आपको मैंने डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, डीए कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट कितने कराए हैं? कहां से डेवलप हुए? मैंने बाहर की किताबें पढ़ी, सोच डेवलप हुई, सोच से निकल गई सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है ना, आप जब डेप्थ में घुसते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा आपको फॉरेन की किताबें पढ़नी है। अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, कैट की किताबें होती थी उस टाइम, नया नया वो जोश चढ़ा था लोगों में कि अरुण शर्मा करेंगे, सर्वेश वर्मा करेंगे। अरुण शर्मा सर्वेश वर्मा तो छोड़ो, मैंने बताया ना बाहर की किताब, बाहर के ओलंपियाड के क्वेश्चन करता था मैं उस टाइम, क्योंकि मुझे प्यार था अपनी नौकरी से, अपने भविष्य से। तो मैंने नहीं देखा ये चीज कि यार हमारे यहाँ आ रही है नहीं आ रही। पढ़ते रहे, नॉलेज लेते रहे, करते रहे काम, और दिमाग का भी अप्लाई करते रहे। तो ये आपको खुद सोचना है कि आप कितना प्यार करते हैं अपनी पढ़ाई से। किसी ने नहीं बोला हमसे, मैं एमजी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूं, लेकर तो आइए जरा कोई बुक जिसमें इतना डिटेल में ये कॉन्सेप्ट हो। कोई भी बुक उठा लेना मार्केट की, चैलेंज है मेरा। तो वो सारी चीज क्या है? वो प्यार है हमारा नंबरों के प्रति, जो निकला है इस रूप में। तो आप इसी से ये समझ सकते हैं किसी बंदे की क्या डेडिकेशन रही होगी। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, लिमिटेड रखिए, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और जो चीज आपको जितने समय की जरूरत है वो समय आप नहीं दे पा रहे हैं, उतने यूनिट काम आप नहीं कर पा रहे हैं जितने यूनिट करना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात ये है। एक बच्चा कह रहा है बुक लेने जाते थे, अरे मेरे भाई पीडीएफ का जमाना था उस टाइम पे भी। ठीक है,
पीडीएफ आ जाती थी भाई, लंदन से बुक लेने कौन जाएगा। आगे देखिए, अब आती है अगली मेन बात, खुद की स्ट्रेटेजी अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से। ये सबसे जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहां पर बता सकता हूं अपनी स्ट्रेटेजी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मैंने बताया भी है पहले, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी आपसे बेटर जिंदगी में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप अपनी कमजोरी जानते हैं, आप अपनी ताकत जानते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी तैयारी करने की उस हिसाब से बनाइए, ठीक है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को ध्यान में रखते हुए। अगर आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, दूसरों की फॉलो करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा, ना वो स्ट्रेटेजी फॉलो हो पाएगी। मैं भी तो ये कर सकता था, यहां पर ये बताया था कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये मैंने किया। मुझे तो अपनी कमजोरी के हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, अपनी ताकत के हिसाब से। आपको अपनी के हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है। मेरा मैथ रीजनिंग ये स्ट्रांग था, इंग्लिश जीएस कमजोर था, मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैथ और रीजनिंग 100% से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें हल्की सी भी गलती मेरे को भारी पड़ सकती है, उस तरफ वाला पक्ष मेरा कमजोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी की भी नहीं लेनी, ये अपनी बनाइए, अन्यथा बर्बाद है सब। स्ट्रेटेजी बनाना लेकिन जरूरी है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। मैं पहली बार स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने बताया आपको, मैथ रीजनिंग में मेरे 98 नंबर थे मिला के 100 में से, ठीक है, और इंग्लिश में कुछ नंबर थे, जीएस में नेगेटिव मार्किंग थी, विश्वास भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। 102 नंबर आए थे मेरे, 86 कट ऑफ गई थी, ध्यान है मेरे को। मैं आके इतना रोया बहुत ज्यादा, इंग्लिश में भी नंबर नहीं थे, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश भी अच्छी कर ली, ठीक है। तो मैंने जो काम किया वो अपने हिसाब से किया, जो मेरी कमजोरियां थी, फिर मैंने अपनी कमजोरी पे भी काम किया। मुझे समझ आ गया था मेंस में इंग्लिश आएगी, इंग्लिश को इतना रगड़ा, पागल हो गए, एक बार रो लिए उसके बाद पागल हो गए, इंग्लिश करनी है। 144 नंबर आए मुझे ध्यान है, ठीक है, पर इस हिसाब से सिलेक्शन हो गया फाइनल, क्योंकि उस टाइम पेपर बहुत मुश्किल आया था 2012 का, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि आप में से कई बच्चे सोचते हैं उस टाइम कट ऑफ कम जाती थी, आसान था बहुत। ये उसी बंदे से पूछिए जो उस टाइम पेपर देते थे, कितना आसान था, कितना मुश्किल था। 12, 13, 14, 15, 16 सारे तो आसान नहीं हो सकते, है ना। चलिए, पेपर अटेम्प्ट करने की भी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलाई करते हैं कि सर बताएंगे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। यार आप खुद डिसाइड करिए ना, आपका फ्यूचर है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, 4 बातें बोल के चला जाएगा, ठीक है, हुआ नहीं हुआ आप खुद को दोषी ठहराएंगे कि यार मैं नहीं कर पाया। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से बनाई। आप अपनी लाइफ के दूसरों के हिसाब से जिएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत गलत कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं कि मेरे को पेपर में पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, कितने राउंड में क्वेश्चन करने हैं। हम तो ये करते थे कि भाई 2-3 राउंड में पेपर करते थे, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी थी। पहले मैं सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रीजनिंग उठाता था, फिर मैथ उठाता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि इंग्लिश और जीएस ऐसी है जो मेरे को आती होगी तो मैं 15 मिनट में भी दोनों निपटा दूंगा, और नहीं आती होगी तो मेरे को 1 घंटा में मिल जाए तो मेरे को वैसे ही नहीं आती होगी। तो सबसे पहले कोशिश ये रहती थी जो आता है उसे बटोर लो, उसे 100% कर लो, उसके बाद जो बचा है उसमें काम करो। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाइए, क्या चीज आपकी स्ट्रांग है, क्या चीज आपकी कमजोर है, वो चीजें ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पेपर करने की भी स्ट्रेटेजी आपको खुद ही बनानी है, किसी और से नहीं पूछनी है। बात समझ आए बढ़िया है, नहीं समझ आए आपकी मर्जी है, जो मर्जी करिए, आपकी जिंदगी है। हम तो एक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि भाई आए हैं जिंदगी में तो चलो जितनों का भला हो सकता है, अपने एक्सपीरियंस से जो सुने उसमें से 1% भी फॉलो कर लें, चलो उनकी जिंदगी बदल जाए। बहुत सालों साल के बाद ऐसी चीजें पता लगती हैं और बच्चे लगातार गलती करते हैं। मॉक टेस्ट जब भी लगाएं जब आपको खुद लगे, दूसरों को देखकर नहीं। मेरा दोस्त लगा रहा है संडे टू संडे, मैं पीछे ना रह जाऊं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कंपटीशन।
कंपटीशन लगा हुआ है दूसरे की जिंदगी के साथ, और आपका असली कंपटीशन आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। असली कंपटीशन आपका खुद के साथ है, किसी और के साथ कंपटीशन थोड़ी है आपका। भाई कोई हारे कोई जीते, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। पर आप अगर अपने आप से जीतते हैं, आपको अपने कल से जीतना है बस। जितना कल काम किया उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, एक दिन आप अपने आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को देखकर मॉक टेस्ट नहीं लगाने की, दुनिया लगाती है मैं पीछे रह जाऊंगा, लगाने दो। मैंने गिनती के पता है कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे जिंदगी में, 15, 20, 30, 40, 50 के करीब मॉक टेस्ट लगाए होंगे आज तक, 5 सिलेक्शन में मिला के, इंग्लिश मैथ सब मिलू के बता रहा हूं, 50। क्योंकि हम पढ़ाई मॉक टेस्ट के हिसाब से करते थे। अब मैंने आपसे बोला कि मैं अपने टाइम में किताब ले लेता था, स्टॉप वॉच लगाई डक, और देखा कि भाई 20 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, जल्दी 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 दिमाग को आदत डाली। कौन करता है ऐसा? सोचा है कभी, सुना है कभी स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? हमने करी है। सुनने में आज भी बहुत अलग लगता होगा, और 10 साल पहले हम करके आ चुके हैं। स्टॉप वॉच लगा के बहुत बार पढ़ाई करी हमने, तो हमें कभी वो महसूस ही नहीं हुई कमी कि भाई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हम। वो मॉक टेस्ट से कम थोड़ी है। मेरे ब्रेन को आदत पड़ दी है समय की, मैं तो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगा रहा हूं एक तरीके से। किसी ने बोला नहीं, पर हमारा प्यार है हमारे जिंदगी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। हमारी जिंदगी बनेगी तो हम सब कुर्बान कर देंगे इसके लिए, क्यों नहीं करेंगे। अगला देखिए, जरूरी लगता है तो नोट्स बनाएं, अन्यथा नहीं बनाएं। अगर आपको लगता है ना कि वाकई में जरूरी है नोट्स बनाना, तभी बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स सजाते हैं। एक आएगा ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आएगा रेड पेन से आंसर। बहुत लोग करते हैं आप में से ये सजाने वाला काम, आहा मजा आ जाता है एकदम। क्या बढ़िया सी नोटबुक बनती है ना एकदम। क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप यार, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये स्कूल की पढ़ाई थोड़ी है कि राइटिंग देखा, बहुत बढ़िया नोटबुक बनाई और मैडम गुड देगी, वेरी गुड देगी। ऊपर निकलिए चीजों से यार, दिमाग का स्तर ऊपर लेके जाइए। इस चीज का सिलेक्शन है कि बढ़िया से नोट्स बन जाएं। सजाने हैं क्या म्यूजियम में? क्या इसकी बोली लगेगी क्या इन नोट्सों की? यार टाइम बहुत कीमती है आपका। आप 3 पेन लेकर बैठे हैं और लगाए चले जा रहे हैं, ठीक है, बनाए जा रहे हैं खूबसूरत राइटिंग में। पहले देखिए तो सही, जरूरी नहीं है कि जो दुनिया के लिए जरूरी है वो आपके लिए भी जरूरी है। और नोट्स बनाने तो क्या ये थोड़ी एक एक वर्ड छाप देना है। ऐसा भी हो सकता है कई चीजें आपको आ गई, कई चीजें नहीं आई उनकी बना लो। और ये ऐसा लाल पीला नीला ये किसी को दिखाना थोड़ी है। ऐसा बिल्कुल मत करिए यार। ये सजावट, ये फॉर्मेलिटी नाम का वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फॉर्मेलिटी है ये। खूबसूरत नोट्स कोई नहीं देखने वाला। अगर दिमाग नहीं चलता पेपर में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लोग इतनी गड्डी ये बनाकर बैठे, ये उसके नोट्स ले ले, 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 बने पड़े हैं। पर क्या सिलेक्शन हो पाया? नहीं, क्योंकि नोट्स बनाने में बिजी थे ना। मैंने क्या बोला? नॉलेज, हंगर, परफॉर्मिंग एबिलिटी, एनालिटिकल माइंड। जरूरत है प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने की। कर रहे हैं, ये नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं। मेरे भाई इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत लगता है तो आप बनाइए, और सरल नोट्स बनाइए। ऐसे बनाइए कि ज्यादा समय बर्बाद ना हो। मुद्दे की चीजें लिखिए उस पे। आप बेवकूफ नहीं है कि आपको छोटे बच्चे की तरह एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेट फिक्स करें, कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ये देखा है कि 6 महीने में बोल दिया सर ने हाँ हो जाएगा यार, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा? हवा में हो जाएगा? आपने सोचा भी है? 6 साल में लोग नहीं कर पा रहे, 6 महीने में हो जाएगा। उसके लिए लोड लेना पड़ेगा ना, कोई टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि यार एक हफ्ते में इतने चैप्टर निपटाने हैं, 3 निपटाने हैं, 4 निपटाने हैं, इसके 200, इसके 400, इसके 300 क्वेश्चन। टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको। तो हम जब पढ़ते थे हम ऐसे ही करते थे। मैंने बोला आपसे 30 किताब पढ़ी होंगी मैंने, कम से कम 30 किताबें थोड़ी पढ़ी है मैंने। बात समझना, 30 किताबें किस तरीके से पढ़ी जाती हैं। एक चीज ये ध्यान रखिए, पढ़ाई के समय में कभी भी, हमेशा, पढ़ाई सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। कभी भी कंजूसी मत करना पढ़ाई के टाइम, कभी भी। मेरे पास पैसे नहीं होते हुए, हालात बहुत बेकार होते हुए, मैंने खुद पढ़ाया और अपने पे पैसा लगाया। 30 किताब कौन करता है यार? कौन पागल आदमी करेगा 30 किताब? पर 30 किताब करने का स्टाइल देखिए आप। मैं आपको बता दूं 30 बुक्स कैसे करी है। कोई भी बुक लेकर आए, एक हंगर होती थी, कुछ नया कुछ नया। आज भी मैं आपको कराता हूं ना बदलाव, नया क्वेश्चन, नया कुछ भी आता है एकदम अटैक कराता हूं। ये शुरू से है। एक चीज से पहले पूरे क्वेश्चन कर लिया, अपना सिलेबस पूरा कर लिया, फिर बाजार में गए, एक नई किताब मैथ की आई है, ये ला भाई इसकी भी दे दो, किसी की भी हो। देखा कुछ नया है, नया है, नया है, नया है, नया है, नया नहीं है। पूरी बुक पलट ली, 500 पेज, 200 पेज, 300 पेज, 500 पेज, लपेट ली एक बुक। उसमें से कईयों में से 2 क्वेश्चन अलग निकल कर आते थे, कईयों में से 50 क्वेश्चन अलग मिल जाते थे, कईयों में से 20 क्वेश्चन अलग मिल जाते थे। उन सबको इकट्ठा किया कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, उन्हें लिखा, उनको नोट्स बनाया जो अलग था। ठीक है, तो वो अलग अलग क्वेश्चन लिख लिए। तो एक किताब को लपेटने में मुश्किल से 3 से 4 दिन लगते थे, क्योंकि करना क्या होता था, केवल वही जो अलग है, जो कॉमन चीज है उसे थोड़ी करना था। वो तो हमें पता है ना, आती है मैं कर लूंगा, उसे मैंने मार्क लगा दिया। जो नया मिला मेरे को, हाँ यार ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये लिख लेता हूं, तो वो करता था। तो इस तरीके से हफ्ते की 2 किताब हो जाती थी। 30 किताब करने में कौन सा बड़ा समय लगने वाला है, बहुत आराम से हो जाती थी 30 किताब। क्या तो हमने अपने लिए सोचा, अपनी पढ़ाई के लिए सोचा, हमसे किसी ने नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है। और वही एक्सपीरियंस लेके हम आपके सामने है कि बेटा ये चीज हमने यहाँ से निकाली है। ठीक है, तो टारगेट फिक्स करते थे कि भाई 3 दिन में ये किताब खत्म करनी है, 4 दिन में ये खत्म करना है। क्योंकि पूरे दिन काम क्या है, केवल ये, और कुछ तो सोचना नहीं है, दिमाग पूरा खाली है, केवल पढ़ाई के लिए अवेलेबल है, बाकी दुनिया गई तेल लेने। ठीक है, चलिए। सारे दिन मैथ ही मैथ थोड़ी करते थे भाई, कैसी बात कर रहे हो। जिसको कीड़ा होता है ना, बात ध्यान रखिएगा, वो दिन रात सब एक कर देता है। 5 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के 9 बजे तक 4.5 घंटे मैथ में यूं उड़ाता था। ठीक है, किसी ने बोला मेरे से नहीं, अपने लिए उड़ाता था। ठीक है, वो समय ही तो है, वो इन्वेस्टमेंट ही तो है जो मेरी आज काम आ रही है। कई बच्चे देखता हूं मैं, वो बुक मांगते हैं कि बुक दे दीजिए। मेरे भाई मांगो मत किसी से। आज एक बार मांगने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर मांगना पड़ेगा, वो आदत बन जाती है। कुछ काम करके कमा लो यार, बुक ले आओ, क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी बात है बुक को इतना बड़ा खर्चा है? हमने भी तो ऐसे ही किया। हमने कौन सी गरीबी नहीं देखी बताइए, क्या नहीं देखा होगा? पर मांगा नहीं, मेहनत कर ली, साथ में ले आए और किताबों पे निवेश किया दब के। बहुत किताबें पढ़ी हैं, आज भी पूरी पढ़ी हुई है इतनी सारी। तो ये बनाना बहुत जरूरी है कि इतने दिन में ये निपटाना है। 6 महीने वाली स्ट्रेटेजी तभी फॉलो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये टारगेट फिक्स करके चलें, क्योंकि जब आप टारगेट फिक्स करके चलेंगे, इतना बड़ा काम इतने समय में करना पड़ेगा, तो आपको मार्जिन ही नहीं मिलेगा सोचने का कुछ भी। ठीक है, आपको पता है ये फिक्स है, ये करना ही है, जल्दी जल्दी आपको करना ही पड़ेगा, कहीं सोच जा ही नहीं सकती। टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है। आगे इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप खुद को दूसरों से बेहतर कैसे बना रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, क्या ये पढ़ाई इस तरीके की है कि मैं दूसरों से अलग बना रहा हूं खुद को? क्या ये जो पढ़ाई मैं कर रहा हूं, हमेशा ये ध्यान रखिए ना, ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं, क्या ये वैसी है जो कोई और शायद ही कर रहा हो, या बहुत कम लोग कर रहे होंगे ऐसी?
ये हमेशा पूछनी चाहिए। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई ना, आज भी बहुत लोगों को बहुत अलग लगेगी वो, क्योंकि ऐसा करते ही नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। कौन करता है प्यार इन नंबरों से? किसको चाहिए? किसी को मतलब नहीं है इन नंबर वंबर से। हर किसी को इससे मतलब है सरकारी नौकरी मिले, तो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो किसको इंटरेस्ट पड़ा है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पढ़ने का? हमें तो पढ़ा था भाई, क्योंकि हमें पता था कि इस रास्ते से प्यार करना है। ये रास्ता हासिल कर लिया, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। केवल और केवल खेल है इस रास्ते का। रास्ता जीत लिया ना, मंजिल की मजाल ही नहीं है कि ना मिले। तो रास्ता जीतना है। आप दिन भर मंजिल के बारे में सोचते हैं, केवल ये पल जीतना है, आज और कल जीतना है आपको। जिंदगी बदल जाएगी, आज और कल जीत के देखिए बस। ठीक है? अब देखिए, ये मैंने आपको सभी को बता दिया है। ठीक है, ये आपके सामने है ये पूरी चीज, कि आपको बिगिनर्स को क्या माइंड सेट रखना चाहिए किसी जॉब को निकालने के लिए, ये आपके सामने है। ठीक है? जितने भी बच्चे आज देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले ना आपको ये बात समझ आए कि मेरे भाई की तैयारी में क्या कमी रहती है कि कोई लोग 5-5 साल तक तैयारी करते रहते हैं। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है? आज की क्लास में मैंने ये नहीं बताया इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है, मैं बताऊंगा भी नहीं। वो तो यूट्यूब पे पढ़ा है ना, भरमार पड़ी यूट्यूब पे वीडियो की कमी है। आप देख लो किसी की, अगर आपको लगता है देखने की जरूरत है इस वीडियो के बाद। भाई सारा खेल यहां का है। अगर ये काम कर रहा है ना तो सब हो जाएगा। और इसको कंट्रोल रखना है, बस इससे काम कराना है। इसको कंट्रोल रखना है, इससे काम कराना है, जिंदगी अपने आप बदल जानी है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इससे काम कराना बहुत जरूरी है। ठीक है? चलिए, अब कई बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग के बिना होगा, नहीं होगा। कोचिंग के बिना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोचिंग के बिना नहीं होगा। एक सेशन और लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, जीके कैसे पढ़नी है। तो जितने भी बिगिनर्स बच्चे हैं वो कमेंट करें। मैं आपके कमेंट देखूंगा कि अगर कमेंट इसके आते हैं कि रीजनिंग कैसे पढ़नी चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, मैथ कैसे पढ़नी चाहिए, जीएस जीके कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी एक आपके सामने ऐसी चीज लाऊं कि आपको कम वक्त लगे चीजों को समझने में, और क्या बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, कि उनकी ये चीज कमजोर रहती है, किसी को रीजनिंग में कमजोरी होती है, किसी की जीएस में, किसी की मैथ में, तो क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको ये लिखना है सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग लेकर आओ। आपको कमेंट में ये लिखना है। तो अगला सेशन में अगले एक हफ्ते में लूंगा, जिसमें मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग लाऊंगा कि एक एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है? आज की क्लास में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, और मैं चाहता हूं पहले आपका वो माइंड मेकअप बने कि सिलेक्शन होता कैसे है। ठीक है? भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ अलग बनना है। ठीक है? कुछ अलग से ही काम चलने वाला है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। दिल से लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको इसकी भी जरूरत लगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।